इंटीग्रेशन। तो दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आज आपके बीच इंटीग्रेशन समेकन लेके आया हूं। कल हमने पढ़ा था मार्जिनलाइजेशन, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बाद हम फिर इंक्लूजन पढ़ेंगे, इंक्लूजन के बाद हम आगे चीजों को पढ़ेंगे। तो ये लगभग लगभग एक वीक चलेगा, पूरा एक वीक में फिनिश होगा। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बट हम उसको जल्दी कंज्यूम करके कोशिश करेंगे खत्म करने का। तो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन है क्या? हमने कल पढ़ा हुआ था कि सबको अलग कर देना। वो अलग कर रहा था, तो अलग करने के बाद हम उसको अंदर लेके आएंगे, उसको समेकन करेंगे। तो समेकन लेके आएंगे, समेकन के साथ साथ में थोड़ा सा सेग्रीगेशन के भी बारे में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन और सेग्रीगेशन दोनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सेग्रीगेशन भी हम लेके आएंगे इसमें। तो शुरू करते हैं कि जो है ये इंटीग्रेशन है क्या, इंटीग्रेशन के बारे में समझेंगे। तो बोर्ड वर्क लेते हैं। किसी कोई समस्या होगी तो जरूर जो है चैट बॉक्स में मैसेज करेगा। किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो चैट बॉक्स में उनको बताएगा। इंटीग्रेशन समझते हैं। सबसे पहले तो यह समझते हैं कि हमारा जो शिक्षा है वो है क्या। सबसे पहले शिक्षा के बारे में समझते हैं कि ये हमने कल पढ़ा हुआ था मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन में क्या होता है कि एक समाज है, उस समाज में से कुछ लोगों को रखते हैं, कुछ लोग जो है बाहर चले जाते हैं, उनको एक हाशिए पे रखते हैं। हाशिए पे इसलिए रखते हैं कि वह लोग इस समाज में आ नहीं सकते हैं, उनको समझ में आ नहीं सकते, इसलिए उनको हाशिए पे रखते हैं, उनको मार्जिनलाइज कर देते हैं। भाई तुम यहीं पे रहो, तुम्हारी कैटेगरी यहीं है, तुम्हारी बाउंड्री लाइन इधर ही है, तुम इधर नहीं आ सकते हो। अब जबकि उनका भी काम है, वो भी आ सकते हैं, तो उनको शामिल कैसे किया जाए, उनको यहाँ लेके कैसे आया जाए, तो उसके लिए एक समेकन का जो है वो प्रक्रिया लाई गई। समेकन की प्रक्रिया लाई गई, एक प्रोजेक्ट लाया गया भारत सरकार द्वारा, उसके जरिए जो है समेकन शुरू हुआ। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है, उसके बारे में समझेंगे आगे। इसकी हिस्ट्री वगैरह बहुत लंबी है, तो हिस्ट्री वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, बस हमको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। हिस्ट्री को बाद में जो हम स्पेशल एजुकेशन की लेके आएंगे तो हम पढ़ लेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले तो हम समझते हैं कि शिक्षा क्या है, शिक्षा के बारे में समझ लेते हैं। शिक्षा को तो सभी लोग जानते ही है। शिक्षा क्या है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन करती है, व्यवहार में परिवर्तन करती है। किसी भी मानव का मूल आधार जो है वो क्या है? वही शिक्षा है। किसी भी मानव का मूल आधार यानी मानव का मूल आधार शिक्षा है। शिक्षा के जरिए ही व्यक्ति जो है अपने आप को सब कुछ सुदृढ़ कर पाता है। शिक्षा के जरिए ही व्यक्ति जो है अपने आप को सुदृढ़ करता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, वह अपने नॉलेज स्किल कौशल में वृद्धि करता है। तो शिक्षा के माध्यम से ही, शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, व्यवहार में परिवर्तन करता है, और कहाँ परिवर्तन करता है? और अपने अपने के एसे में परिवर्तन करता है, और अपने के एसे में परिवर्तन करता है। नॉलेज स्किल और एटीट्यूड में परिवर्तन करता है। किसके माध्यम से? तो शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। और शिक्षा ही क्या है? वह किसी भी व्यक्ति का मूल आधार है। तो शिक्षा से वंचित किसी को नहीं होना चाहिए, शिक्षा से वंचित किसी को नहीं होना चाहिए। यही शिक्षा जो है वह एक योग्य नागरिक भी बनाती है इंसान को। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक योग्य नागरिक भी बनाती है। तो जब नागरिक भी बनाती है, इसके लिए हम किसी को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं, किसी को भी शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। जब शिक्षा के बारे में हमने बहुत पहले से बताया कि जो है हर्टॉग कमीशन, हंटर कमीशन, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, नई शिक्षा नीति, पुरानी शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कितनी सारी शिक्षा नीतियां जो आई आई तो सभी में यह कहा गया कि शिक्षा जरूरी है। किसी भी देश का विकास तभी हो सकता है जब वहां के लोग शिक्षित हो गए, जब वहां के लोग शिक्षित होंगे तब जाकर के वहां का देश का विकास होगा। तो देश के विकास को आगे बढ़ाते हुए, देश को आगे विकास को बढ़ाते हुए हमारा जो 86वां संविधान संशोधन, हमारे संविधान में एक 86वां संविधान संशोधन किया गया, उस 86वें संविधान संशोधन में भी 86वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें 21 क में
यूईई की संकल्पना बताई गई। संकल्पना बताई गई और अनिवार्य अनिवार्य तथा मुफ्त शिक्षा तथा राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट बताई गई। राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया में, यह संविधान संशोधन करके जो है उसमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की संकल्पना बताएगी कि सभी को पढ़ने का अधिकार है और सभी को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। उसी के आधार पर राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया। यह सब किस लिए लाया गया? यह सब इसलिए लाया गया कि हमारे देश में शिक्षा देना जरूरी है। हमारे देश में सभी को शिक्षा देना जरूरी है। जब सभी लोग शिक्षित होंगे तभी वही कोई देश है वो आगे बढ़ पाएगा और सारे वहां के नागरिक जो है अपने आप को सुदृढ़ और खुशहाल मानेंगे, खुशहाल समझ पाएंगे। तो खुशहाल बनाने के लिए यह किया गया। अब इसके पहले यह देखा गया था, इसके बारे में एक बार हमने चर्चा कर दिया हुआ है कि लगभग लगभग इससे पहले, मतलब ये राइट टू एजुकेशन एक्ट बन गया, उसके बाद भी राइट टू एजुकेशन एक्ट के बनने के बाद यह देखा गया कि लगभग 10 लाख, यह 2019 का 18-19 का आंकड़ा है कि 10 लाख विद्यालयों में, 10 लाख विद्यालयों में, 10 लाख विद्यालयों में 2025 लाख, जब मैं ये एसबीए पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया हुआ था 10 लाख विद्यालय में 2025 लाख बच्चों को पढ़ाने का कार्य, बच्चों को पढ़ाने का कार्य, 55 लाख शिक्षक कर रहे हैं। 55 लाख शिक्षक कर रहे हैं, जो कि अभी कम है, जो कि अभी भी कम है। इतने ही बच्चे नहीं है, इससे ज्यादा बच्चे हैं। इतने ही बच्चे नहीं है, बच्चे इससे और भी ज्यादा है। तो इन बच्चों को पढ़ाने का काम, इन बच्चों को पढ़ाने का काम, इतने ही विद्यालय हैं, इतने इतने बच्चों में, इतने विद्यालयों में इतने इतने लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र 55 लाख शिक्षक ही अवेलेबल है। जबकि हमारा 1:30, 1:30 और 1:8, जो जो ये सामान्य विद्यालयों में और ये स्पेशल विद्यालयों में जो रेशियो है, उस रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो कम है। 55 लाख शिक्षक। अब यहाँ पे देखा जाता है कि अब पढ़ा रहे हैं तो ऐसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों को हमारे शिक्षा में शामिल नहीं किया जा पा रहा है, शामिल नहीं किया जा रहा है या शामिल किया भी जा रहा है तो उतनी जो क्वालिटी एजुकेशन ले पानी चाहिए, जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो हमारा पॉलिसी बनी हुई है, जो नियम कानून बना हुआ है, उस नियम कानून के तहत भी बच्चे आ नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या प्रावधान है? तो उसके लिए क्या कहा गया कि यह जो सार्वभौमिकरण की जो है वो कई सारी योजनाएं लाई गई कि सबको जोड़ने के लिए यह यूईई की संकल्पना को और विस्तार करने के लिए कई सारी योजनाएं लाई गई। यूईई को विस्तार करने के लिए कई सारी योजनाएं लाई गई। वो योजनाएं क्या थी? वो योजनाएं कह सकते हैं आप, तो वो योजनाएं सर्व शिक्षा अभियान है, तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत फिर शिक्षक टीचर एजुकेशन है, तो उसके बाद आप कह सकते हैं टीचर एजुकेशन के बाद आप बात कर सकते हैं तो वहाँ पे रमसा है, राष्ट्रीय माध्यमिक उच्चतर शिक्षा अभियान है, फिर आईईडीएसएस है, आईईडीसी है। ये सभी जो है क्या है, वह बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन में लाने के लिए, शामिल करने के लिए लाया गया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, और फिर जो है केवीएस है, केंद्रीय विद्यालय, इन सभी विद्यालयों में, इन सभी जगहों पे बच्चों को शामिल करने के लिए ये सारी योजनाएं लाई गई। मिड डे मील लाया गया, वही फ्री भोजन, वो जो यूनिफॉर्म लाया गया, और ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो बच्चों को शामिल करने के लिए, बच्चों को इंटर करने के लिए और ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए ये सारी योजनाएं लाई गई। अब इसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। इसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे क्या है, वो पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। बहुत से बच्चे, दिख रहा है? नहीं। बहुत से बच्चे पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। और वंचित क्यों रह जाते हैं? वंचित इसीलिए रह जाते हैं, जो हमारा मेन कारण था, कल हमने बताया हुआ था, मार्जिनलाइजेशन।
ये जो मार्जिनलाइजेशन का हमारा कारण है, यही हमारा कारण जो है कि बच्चे मार्जिनलाइज हो जाते हैं या उनको उतनी उतनी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती, जिस वजह से बच्चे क्या है वो वंचित रह जाते हैं। तो कल हमने मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मार्जिनलाइजेशन को दूर करके हम बच्चों को कैसे इंटर कर सकते हैं। तो इंटर करने के लिए बहुत सारी योजनाएं जो है वह है, जिसमें से कि एक योजना है क्या, बच्चों को कहाँ कहाँ, अब ये इनको दूर करने के लिए बच्चों को जो बच्चे वंचित हो जाते हैं उन बच्चों को लाने के लिए क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं। तो क्या क्या सुविधाएं होती है उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ बच्चों को हम शामिल कर सकते हैं, बच्चों को कहाँ कहाँ शामिल कर सकते हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं कि बच्चे किस किस विद्यालय में पढ़े, कि बच्चे जो है हमारा ये जो ड्रॉप आउट रेट है, जो हमने देखा खाली 10 लाख विद्यालय ही है और 55 लाख बच्चे ही पढ़ रहे हैं, और हमारा यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन जो है अभी भी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम कैसे दूर करेंगे। तो दूर करने के लिए कई सारे स्कूल्स हैं, तो उन स्कूल्स की जो संकल्पना है उसमें से एक संकल्पना है मेन स्ट्रीम स्कूल। उनमें से एक संकल्पना है मेन स्ट्रीम स्कूल। अब मेन स्ट्रीम स्कूल मतलब क्या, मुख्य धारा का स्कूल, मुख्य धारा का विद्यालय। तो मुख्य धारा का विद्यालय जो हमारे बच्चों को इंटर कराता है, हमारे बच्चों को इंटर कराता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं लेके आया हूं कि मेन स्ट्रीम स्कूल क्या होता है, मेन स्ट्रीम स्कूल किसको कहते हैं, समावेशी विद्यालय के में एक पार्ट ये भी आता है कि मेन स्ट्रीम जो बच्चे वंचित हो जा रहे हैं, इतने बच्चों के साथ में कुछ बच्चे वंचित हो जा रहे हैं, उन बच्चों को लिंक कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे। तो जोड़ने के लिए कई सारे विद्यालय हैं, तो कई सारे विद्यालय, सबसे पहला विद्यालय की चर्चा करते हैं जो है वह मुख्य धारा का विद्यालय। सबसे पहली चर्चा की विद्यालय की बात करते हैं, मुख्य धारा विद्यालय। मैं यहीं पे सारे ले लूंगा और यहीं से सारी चर्चा कर लूंगा, पूरे बोर्ड में ही खत्म करूंगा, पूरे बोर्ड में ही मैं खत्म करूंगा। तो उसको सबसे पहले हम ले लेते हैं मेन स्ट्रीम विद्यालय, मुख्य धारा का विद्यालय, मेन स्ट्रीम स्कूल। मेन स्ट्रीम स्कूल क्या है, मेन स्ट्रीम स्कूल की संकल्पना क्या है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। मेन स्ट्रीम स्कूल की संकल्पना क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। दिख रहा है, चलिए इसको हम यहीं तक लेंगे, इतने में मेन स्ट्रीम स्कूल पढ़ेंगे। मेन स्ट्रीम स्कूल क्या है, अब मेन स्ट्रीम स्कूल वह है जहां पे कि सारे बच्चे जो है पढ़ते हैं, जो मुख्य धारा के स्कूल है। मेन स्ट्रीम स्कूल को कहते हैं मुख्य धारा का स्कूल, मुख्य धारा का विद्यालय। इसको कहते हैं क्या, कि मुख्य धारा का विद्यालय। अब मुख्य धारा का विद्यालय क्या होगा, जो सामान्य विद्यालय होगा, जो सामान्य विद्यालय होगा उसे कहते हैं कि मुख्य धारा का विद्यालय। सामान्य विद्यालय मतलब जहां पे सारे लोग पढ़ते हैं, जहां पे कि जो जो सुनने वाले हैं, जो बोलने वाले हैं, जो चलने वाले हैं, जो फिरने वाले हैं, सभी बच्चे पढ़ते हैं वहां पे। उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं मुख्य धारा का विद्यालय। जो बनाया गया है कि 1 किलोमीटर के आधार पे, 3 किलोमीटर के आधार पे, इतनी आबादी जो 1 किलोमीटर में बच्चों को कवर करने के लिए हो, 1,000 की आबादी पे एक विद्यालय, ऐसे ही 3,000 की आबादी पे जो है वह दो विद्यालय, ऐसे इस प्रकार से आबादी के ऊपर विद्यालय जो बनाए गए हैं, उन विद्यालयों में जो विद्यालय बने हुए हैं, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, फिर माध्यमिक विद्यालय, ऐसे जो विद्यालय बने हैं उन्हें कहते हैं क्या, मेन स्ट्रीम स्कूल, मुख्य धारा के विद्यालय। मुख्य धारा के विद्यालय में किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होता, वहां सारा कोई पढ़ सकता है, सारा कोई पढ़ सकता है। तो ऐसे मुख्य धारा के विद्यालय जहां पे कि बच्चों को, हमारे दिव्यांग बच्चे जो हैं, या वंचित बच्चे जो हैं, या मार्जिनलाइज बच्चे जो हैं, या किसी रूप से डिप्राइव्ड बच्चे हैं, उन बच्चों को इस विद्यालय में दाखिल कराना, तो उसे हम कहते हैं मेन स्ट्रीम। तो पहले तो हम सबसे पहले मुख्य धारा का विद्यालय समझ लेते हैं। तो यह ऐसा विद्यालय है जहां पे वे बच्चे प्रवेश लेते हैं, जहां पे वे सारे बच्चे प्रवेश लेते हैं जिनको पढ़ने पढ़ाने की इच्छा होती है, जिनको पढ़ने की इच्छा होती है। वे विद्यालय जहां सभी प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, जहां सभी प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, जहां सभी प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, वे विद्यालय जहां सभी प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे जो टीचर होती है वो क्या होती है, टीचर प्रशिक्षित होते हैं। यहाँ पे टीचर प्रशिक्षित होते हैं, ट्रेंड होते हैं, और यहाँ पे सारी सुविधाएं जो है सरकार की तरफ से और गैर सरकारी दोनों तरफ से, प्राइवेट और जो गवर्नमेंट, सभी एनजीओ जियो, सभी विद्यालय जो है इस विद्यालय में काम आते हैं, जो मुख्य धारा के लोगों के लिए काम आते हैं, जो मुख्य धारा के लोगों के लिए काम आते हैं, वैसे विद्यालय होते हैं। तो ऐसे विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षक कार्य करते हैं, प्रशिक्षित शिक्षक कार्य करते हैं। और अब यहाँ पे बात करते हैं, इसी विद्यालयों में, इन्हीं विद्यालयों में
अब जब हम अपने बच्चों को दाखिला दिलवाने की कोशिश करते हैं, जब हम जो डिप्राइव्ड बच्चे हैं, जो मतलब सीडब्ल्यूएसएन बच्चे हैं, या गिफ्टेड बच्चे हैं, या स्ट्रीट वाले बच्चे हैं, जो गली वाले बच्चे हैं, जो भिक्षुक वाले बच्चे हैं, जो किसी तरह से ड्रॉप आउट हो चुके हैं बच्चे, उनको जब हम दाखिल कराने की कोशिश करते हैं, कहां पे, इन स्कूलों में, तो उन्हीं को कहते हैं मेन स्ट्रीमिंग कहते हैं। उन्हीं को मेन स्ट्रीमिंग कहते हैं, यानी मुख्य धारा की प्रवाहिता, मुख्य धारा में लेके आना। तो मुख्य धारा में लेके आने के लिए किसको कहते हैं, मुख्य धारा में लेके आने के लिए, जब हम वंचित, दिव्यांग, गली वाले बच्चे, ड्रॉप आउट बच्चे, निःशक्त बच्चे, अनाथ या अनाथ या समाज से समाज से मार्जिनलाइज्ड बच्चे, बच्चों का मेन स्ट्रीम स्कूल में मेन स्ट्रीम स्कूल में प्रवेश करवाते हैं, और और उन्हें और उन्हें फुल सपोर्ट दिलवाते हैं, फुल सपोर्ट दिलवाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मेन स्ट्रीमिंग कहते हैं। तो उसे मेन स्ट्रीमिंग कहते हैं। और मेन स्ट्रीमिंग आप लोग समझ गए होंगे, मेन स्ट्रीमिंग क्या है। मेन स्ट्रीमिंग का मतलब होता है कि ऐसा स्कूल जहां पे सारे बच्चे पढ़ते हो, ऐसा विद्यालय जहां पे सारे बच्चे पढ़ते हो, सबके लिए है। सबके लिए मुख्य धारा मतलब जो सभी लोग, सभी समाज के लोग रहते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग के हो, सारे लोगों के लिए वो विद्यालय बना हुआ है। वो पब्लिक पब्लिक विद्यालय जो है, उस पब्लिक विद्यालय में पढ़ने वाले को कहते हैं, उस पब्लिक विद्यालय को कहते हैं मेन स्ट्रीम स्कूल। अब उस मेन स्ट्रीम स्कूल को ही हम सामान्य विद्यालय भी कहते हैं, उसी मेन स्ट्रीम स्कूल को क्या कहते हैं, सामान्य विद्यालय भी कहते हैं। अब यहाँ पे अगर कह सके तो कह लीजिए सामान्य विद्यालय। इसी को मैं यहाँ एक लाइन में लिख देता हूं, सामान्य विद्यालय, सामान्य विद्यालय। तो सामान्य विद्यालय भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब इस कैटेगरी में, इस विद्यालय में जब हम अपने बच्चों को दाखिला करवाते हैं, जब हम ऐसे बच्चों को, कौन बच्चे, तो चाहे वह वंचित बच्चे हों, दिव्यांग बच्चे हों, गली वाले बच्चे हों, ड्रॉप आउट बच्चे हों, निःशक्त बच्चे, दिव्यांग बच्चे आ गए, फिर समाज से मार्जिनलाइज बच्चे हों, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो एससी एसटी वाले बच्चे हों, या जो गली में बच्चे हों, या फिर बहुत बड़े परिवार वाले हों, या कुसमायोजित बच्चे हों, सभी प्रकार के बच्चे जो अप्रभावित बच्चे हैं, प्रभावित बच्चे हैं, उन सारे बच्चों को हम एक सामान्य विद्यालय में सामान्य लोगों के साथ जब हम दाखिला दिलवाते हैं और वहां पे पूरी व्यवस्था करवाते हैं, तो उसी को कहते हैं क्या, मेन स्ट्रीमिंग कहते हैं। उसी को कहते हैं मेन स्ट्रीमिंग। मेन स्ट्रीमिंग मतलब कि मुख्यधारा में जोड़ना। तो मुख्यधारा में हमने जब जोड़ दिया, उस विद्यालय में जोड़ दिया, तो बच्चे क्या है, वहां पढ़ने लगे। अब यहाँ पे बस जोड़ देना इतनी नहीं है, जोड़ देना ही नहीं है, वहां पे स्वीकृति भी दिलवाना है बच्चों को। वहां पे क्या करवाना है, बच्चों को स्वीकृति भी दिलवाना है। यहाँ ऐसे बच्चों की पूरी स्वीकृति पूरी स्वीकृति भी दिलवाना होता है। पूरी स्वीकृति भी दिलवाना होता है। यहाँ वह सारी सुविधाएं होती हैं जो एक सामान्य बच्चे को मिलती हैं। वो जो सामान्य बच्चे को मिलती है, वही सारी सुविधाएं यहाँ पे इन बच्चों को भी मिलती है। इन बच्चों को मिलती है सभी सुविधाएं।
सभी सुविधाएं प्रदान करवाना एवं अभिभावकों के मन से डर को दूर करना, अभिभावकों के मन से डर को दूर करना, अभिभावकों के मन से डर को दूर करना, यह भी जो है इसका कारण है। इसका यह भी इसका कारण है कि जो बच्चे हैं यहाँ पे, जो इस बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो बच्चे जो पेरेंट्स जो है वो डरते हैं। पेरेंट्स डरते हैं, क्यों डरते हैं? पेरेंट्स इसलिए डरते हैं कि कहीं पता नहीं मेरा बच्चा इसमें फायदा हो पाएगा, हमारा बच्चे के समाज में समाजीकरण हो पाएगा कि नहीं, बच्चा हमारा समाज की मुख्यधारा से जुड़ पाएगा कि नहीं, बच्चे जो और बच्चे हैं, बच्चे हमारे बच्चे के साथ में जुड़ पाएंगे कि नहीं। तो ये जो उनके अंदर में जो भ्रांतियां हैं, जो उनके अंदर में डर है, उस डर को क्या करना? दूर करना। तो दूर करने का भी काम जो है मेन स्ट्रीम के लोग और मेन स्ट्रीम के अंदर रहने वाले लोग, मेन स्ट्रीम कराने वाले लोग जो है वह यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम स्कूल में जो काम है वह काम और कौन कौन करता है? यहाँ पे काम करने के लिए सारे प्रशिक्षित शिक्षक हैं, या जो रिसोर्स टीचर हैं, या जो भी उनको सपोर्ट देने के लिए लोग हैं। जैसे मान लीजिए कोई वहीं पे हियरिंग इंपेयर्ड बच्चा है, तो हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे के लिए जो है इंटरप्रीटर की व्यवस्था, वहीं जो है अगर कोई और बच्चा है, वहीं लो विजन वाला बच्चा है, या वहीं पे जो फिजिकली चैलेंज बच्चा है, तो उनके लिए जो इटिनरेंट टीचर है, इटिनरेंट टीचर की भी व्यवस्था करवानी। तो ये सारी व्यवस्था करवानी ताकि वहां पे बच्चा जो है उन्हीं जगहों पे आकर के बच्चा पढ़ने लगे। तो ये सब व्यवस्थाएं वहां पे कराई जाती हैं। व्यवस्थाएं कराई जाती, कंपलसरी नहीं है, बट वहां पे बच्चे को वहां दाखिला दिलवाया जाता है। दाखिला दिलवाया जाता है क्या कह करके? यह कह करके कि जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है, वह उस राइट टू एजुकेशन एक्ट में सारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। सारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। आप हमारे बच्चों को किसी भी रूप में बाहर नहीं कर सकते, बाहर नहीं कर सकते। 6 से 14 साल के बच्चे को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा देने की जरूरत है। तो जरूरत है तो आप इस हिसाब से बच्चों को दाखिला देंगे, नहीं देंगे आप ऐसा नहीं कर सकते। हम दिव्यांग बच्चों को नहीं दाखिला देंगे, हम जो है डिप्राइव्ड बच्चे को दाखिला नहीं देंगे, हम गिफ्टेड बच्चे को दाखिला नहीं देंगे, ये बच्चा हमारे यहाँ नहीं पढ़ सकता, ऐसा नहीं कह सकते। आपको पढ़ाना पड़ेगा, आपको दाखिला देना पड़ेगा। तो जो हम दाखिला दिलवाते हैं उसी को कहते हैं क्या? मेन स्ट्रीमिंग कहते हैं। चलो, तो मेन स्ट्रीमिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट आपको समझ गया। ऐसे ऐसे में जो है, अब ऐसी जो क्लासें हैं, ऐसी क्लासों में क्या होता है, बच्चों को अलग से अब कहेंगे कि हम कैसे पढ़ाएं, तो पढ़ाने के लिए क्या करें, आप इनके लिए अलग से टाइम दीजिए, अलग से टाइम दीजिए, अलग से इनको बच्चों को पढ़ाइए। तो अलग से पढ़ाने का भी व्यवस्था यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे इन बच्चों को कुछ मुद्दों पे जो है वो लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं, जो है कुछ गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो गंभीरता से लेने के लिए वहां पे समय समय पे क्या हो, वहां पे समय समय पे पूरा निगरानी करके बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट बने, बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट बनता भी है, बन करके वहां पे देखा जाए कि बच्चे क्या सुधार हो रहा है, सुधार नहीं हो रहा है, तो वहां पे उसके लिए पीयर ट्यूटरिंग है और बडी सिस्टम है, वहां पे कोऑपरेटिव लर्निंग है। तो बच्चों के साथ में जोड़ करके एक ऐसा हेल्दी वातावरण बनाया जाए कि बच्चा तुम इससे सीख सकते हो और ये तुमसे सीख सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों को मेन स्ट्रीमिंग किया जा सकता है। तो यहाँ पे मेन स्ट्रीमिंग करने से बच्चों के अंदर में क्या होगा, एक सामाजिक गतिविधि बढ़ेगी, बच्चों के अंदर में संज्ञानात्मक विकास होगा, बच्चों के अंदर में सामाजिक विकास होगा, बच्चों के अंदर में एक इमोशनल विकास, इमोशनल डेवलपमेंट होगा। तो ये मेन स्ट्रीमिंग विद्यालय जो है इस प्रकार के होते हैं। तो ये मैंने आपको अभी समझाया, ये आप लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं, मेन स्ट्रीमिंग की बात होगी, अब हम यहाँ पे समझते हैं किसकी, तो समझ लेते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन की। इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करते हैं, वह क्या है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इंटीग्रेटेड एजुकेशन की चर्चा करते हैं। क्या है इंटीग्रेटेड एजुकेशन? क्या है मेन स्ट्रीम स्कूल? अब मेन स्ट्रीम स्कूल में वही सामान्य विद्यालय जो सामान्य विद्यालय में हम लोग पढ़ करके आए थे, और जो सामान्य बच्चों में सारे बच्चे पढ़ते हैं, वो सामान्य विद्यालय, वहीं पे सारी व्यवस्थाएं देना। अगर बच्चे को कोई समस्या है तो समस्या के लिए अलग से एक क्लास में लेके जाना, या वहां पे अलग से कोई एक टाइम देना, रेमेडियल टीचिंग देना, दे करके बच्चे को पढ़ाना। तो ये इतना कॉन्सेप्ट जो है वो मेन स्ट्रीमिंग का होता है। मेन स्ट्रीमिंग में इतना है। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड क्या है। इंटीग्रेटेड की समझ लेते हैं, इंटीग्रेटेड में क्या होता है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड जो है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी विस्तार में चर्चा करेंगे क्या है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, क्योंकि मुद्दा हमारा वही है। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। इंटीग्रेटेड एजुकेशन या अभी हम क्या कर रहे थे, मेन स्ट्रीमिंग कर रहे थे। अभी हम यहाँ पे मेन स्ट्रीमिंग कर रहे थे, अब हमें इंटीग्रेटेड एजुकेशन करेंगे। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड स्कूल या इंटीग्रेटेड एजुकेशन, वो क्या होगा, उसमें कैसी होती है बच्चे व्यवस्था, यहाँ पे समझ लेते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन या
समेकित विद्यालय, इसको हम कहते हैं समेकित विद्यालय। यहाँ पे इसको कहते हैं मुख्यधारा का विद्यालय और इसको कहते हैं समेकित विद्यालय या समेकित शिक्षा। चलिए इसको लिख देते हैं, तो यहाँ पे इसको कहेंगे समेकित शिक्षा। समेकित शिक्षा मैं इसलिए लिख रहा हूँ इसको इस तरह से, मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, आपको याद रहे और आप समझ सकें। एक जगह पे, कई जगह पे सारी बातें रहेंगी तो आप समझ सकेंगे। चलिए तो बात करते हैं समय की शिक्षा है क्या। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नियमित विद्यालयों में ही, जो नियमित विद्यालय, यही विद्यालय जो है, इसी नियमित विद्यालय में नहीं रूल है, तो नियमित विद्यालय में जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको लाना, उनको एकीकृत करना, उनको जोड़ देना। एकीकृत मतलब क्या, उनको जोड़ देना नियमित विद्यालयों में। नियमित विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, नियमित विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जोड़ना, एकीकृत कर देना। जोड़ना मतलब एकीकृत करना। ऐसा नियमित विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जोड़ना, एकीकृत करना, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है क्या, वही कहलाता है इंटीग्रेशन। वही इंटीग्रेशन कहलाता है। जो हम एकीकृत कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यहीं पे जो बच्चे हैं सब कुछ करें। एक हम एग्जांपल के जरिए बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा बच्चा है, ये हमारा स्कूल है, ये हम इसको स्कूल कर लेते हैं। समझिएगा, जरा समझने की कोशिश करिएगा। ये विद्यालय है, अब इस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे सपोज करिए, यहाँ पे टीचर है और यहाँ पे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है, टीचर जो है यहाँ पे पढ़ा रहा है। अब पढ़ा रहा है इस विद्यालय में, इस विद्यालय में, इस क्लासरूम में हमारे कुछ बच्चे और हैं जो यहाँ पे बाहर खेल रहे हैं या बाहर पड़े हुए। तो बाहर पड़े हुए कौन कौन है, वहीं पे एक जो है CWHI बच्चा है और CWID बच्चा है, यहाँ पे CWLV बच्चा है, लो विजन का बच्चा है, CWPH बच्चा है, फिजिकल हैंडीकैप या ओएस बच्चा है। अब ये सारे बच्चे अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग बच्चे जो है इनको दाखिला नहीं मिल रहा है और ये बाहर ये जो है ये फ्लोटिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये बाहर घूम रहे हैं। तो बाहर घूम रहे हैं, अब इनकी इच्छा है, इनके अभिभावकों की इच्छा है कि हम भी इसमें दाखिल करते हैं, इन बच्चों को लेके आए। तो इन बच्चों को यहाँ पे जो बच्चे घूम रहे हैं, इनको स्पेशल स्कूल भी अभी इतने नहीं है प्रोवाइड, इतने अभी स्पेशल स्कूल भी नहीं है, स्पेशल स्कूल को कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा उसको क्या कहते हैं। स्पेशल स्कूल भी नहीं है, तो स्पेशल स्कूल नहीं, उस एरिया में नहीं है, तो कहां पे लेके जाएगा, स्पेशल स्कूल है भी तो बहुत दूर है, बहुत दूर, वहां कहां लेके जाएगा। तो यहाँ पेरेंट्स बहुत चिंतित है, इन बच्चों को पढ़ाए तो पढ़ाएगा कहां लेके जाए, तो यहाँ पे यही जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन की जो पॉलिसी बनी, तो यहाँ पे ये पॉलिसी में यह बना, हम आपको बताएंगे 1974 में। तो यह बनने के बाद यह क्या किया गया, इसमें इनको लाया गया, कि बोला गया कि सारे लोगों को इसमें दाखिला दिया जाए। तब राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं बना था, RT एक्ट नहीं बना था, फिर भी तब से चल रहा है जो हमारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन पॉलिसी है, मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो है वो प्रोजेक्ट, वो तब से चल रहा है कि इन बच्चों को क्या किया जाए, इसमें दाखिला दिया जाए कि बच्चे यहाँ पे आएंगे, जो बच्चे CWSM बच्चे हैं उनको यहाँ पे दाखिला दिया जाए, या क्या किया जाए, ये आए और इनके साथ में जुड़ जाए, जुड़ करके खेलें, जुड़ करके पढ़े। अगर फुल टाइम नहीं पढ़ पा रहे तो पार्ट टाइम पढ़े, फुल टाइम अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पार्ट टाइम पढ़े। अगर ये टीचर पूरा सपोर्ट नहीं दे पा रही है तो टीचर खाली इनको देखभाल करे, इनको सपोर्ट करने के लिए बाहर के जो रिसोर्स टीचर वो आएंगे, जो इटिनरेंट टीचर है वो आएंगे, इनके लिए ऐसे ही प्रोजेक्ट पे इस विद्यालय के बाहर एक रिसोर्स रूम बनाया गया। इन विद्यालय के बाहर, मतलब विद्यालय से ही सटा हुआ, रूम के से ही सटा हुआ यहाँ पे एक रिसोर्स रूम बनाया गया। उस रिसोर्स रूम में व्यवस्थाएं रखी गई कि बच्चा जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसको वहां पे उसकी व्यवस्था, एम्पलीफिकेशन सिस्टम और जो है हियरिंग एड, ग्रुप हियरिंग एड, ये सारी व्यवस्थाएं बच्चों को रखी गई, थेरेपी के साधन रखे गए। अब रखे गए ताकि बच्चे को यहाँ समस्या हो रही तो उसको यहाँ ला करके समझा दिया जाए, उसको उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका जो रेमेडियल है, वो रेमेडियल उसको यहाँ पे करा दिया जाए।
रेमेडी उसकी यहाँ पे करा दी जाए। ये रेमेडी कराने के लिए कौन आता था? ये टीचर तो फुल टाइम पढ़ा रहा है, ये रेगुलर टीचर है, रेगुलर टीचर है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे गणित का हो, चाहे सोशल साइंस का हो, ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है। तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बट ये पूरी देखभाल नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसने इसमें ट्रेनिंग नहीं ली हुई है। तो पूरी देखभाल इन बच्चों की नहीं कर पा रहा। इनकी देखभाल करने के लिए समय समय पे 2 दिन पे, 3 दिन पे, 4 दिन पे या दिन में एक बार घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए यहाँ से ये रिसोर्स टीचर रिसोर्स रूम में इस बच्चे को लेके आते हैं और यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देकर के वापस से वहां भेज देते थे। तो इस प्रकार की ऐसी जो पॉलिसी है, ऐसा जो काम है, ऐसा जो तरीका है, ऐसा जो प्रोसेस है, यह प्रोसेस ही कहलाता है क्या? यह प्रोसेस ही कहलाता है समेकित विद्यालय या समेकित शिक्षा। समेकित शिक्षा यह विद्यालय कहलाता है। इसमें पूरा का पूरा बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था नहीं होती है, पूरी व्यवस्था नहीं होती है, खाली थोड़ी सी व्यवस्था होती है। यहाँ पे बच्चों को खाली आंशिक रूप से यहाँ पे बनाया जाता है। बच्चे आते तो हैं, बट ये पूरी रूप से इनको पूरी व्यवस्था नहीं बनाती है। यहाँ पे समेकित विद्यालय का कॉन्सेप्ट ये है, पूरा का पूरा तरह से इंक्लूसिव, समावेशित। अब ये समेकित अलग है, समावेशित अलग है, ये याद रखिएगा। समेकन अलग होता है, समावेशन अलग होता है। समेकन का मतलब होता है कि यहाँ पे पूरी व्यवस्था नहीं है, खाली थोड़ी व्यवस्था है, बच्चे को खाली यहाँ पे जोड़ा गया है, एकीकृत किया गया है। जबकि समावेशित कहता है कि पूरी तरह से वहीं पे व्यवस्था बना देनी बच्चे को, वो समावेशित विद्यालय है। तो इसके बाद समावेशित विद्यालय था, अभी हम उसकी बात चर्चा बाद में करेंगे, अभी तो पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इतना आप समझ गए कि नियमित विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या करना? जोड़ना। कैसे जोड़ना, मैंने आपको वो भी एक डायग्राम के जरिए आपको समझाया। चलिए और इसकी समस्या और पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा और विस्तार में समझना है आपको, और समझना है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, यहाँ पे कुछ विशेष शिक्षक की मदद से उनको दिया जाता है, अनुभव दिया जाता है। विद्यालय में को एकीकृत करना, और क्या यहाँ पे विशेष शिक्षक, विशेष शिक्षक, घुमंतु शिक्षक, विशेष शिक्षक, घुमंतु शिक्षक, संसाधन शिक्षक, संसाधन शिक्षक। क्या? तो विशेष शिक्षक, घुमंतु शिक्षक, संसाधन शिक्षक अपने शैक्षिक अनुभवों को, अपने शैक्षिक अनुभवों को क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ में, CWSN के साथ, के साथ करते हैं। यहाँ पे बच्चे आकर के समय समय पे आकर के इनके साथ में साझा करते हैं और उनको उनको उपचारात्मक शिक्षण देते हैं, और उपचारात्मक शिक्षण देते हैं। बस इनका इतना ही काम है, उपचारात्मक शिक्षण देना। बाकी काम कौन करता है? बाकी काम जो रेगुलर टीचर है वो रेगुलर टीचर करता है, रेगुलर टीचर रेगुलर बच्चों के साथ में पढ़ाता है। तो ये काम होता है किसका? समेकित विद्यालय का। यहाँ पे जब जब जरूरत होती है, जब जब जरूरत होती है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, तो यहाँ पे नियमित विद्यालय में बच्चे आते हैं और उनको साझा किया जाता है। इसमें क्या है, ये जो सामान्य बच्चों के साथ में, सामान्य बच्चों के साथ में विशेष बच्चों को, विशेष बच्चों को स्थान साझा करने का मौका मिलता है, स्थान साझा करने का मौका मिलता है। अब ये क्या है, इसका मतलब है कि जो जिस विद्यालय में, जिस जगह पे ये बच्चे नहीं आ पाते थे, जिस जगह पे बच्चे नहीं आ पाते थे, जो विशेष बच्चे हैं वो नहीं आ पाते थे, वहां पे अब इंटीग्रेटेड एजुकेशन पॉलिसी के तहत, इंटीग्रेटेड एजुकेशन के तहत ये बच्चे भी वहां पे आकर के बैठ सकते हैं, उनके साथ में बातें कर सकते हैं। उसी टीचर से, जिस बच्चे से सामान्य बच्चे पढ़ते थे, उसी टीचर से ये बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ पे साझा करने का मौका यहाँ पे बच्चों को मिलता था। यहाँ पे क्या है, एकीकरण। तो ये एकीकरण है, यानी जो इंटीग्रेशन है, यह समेकन, समेकन, समेकन सामाजिक रूप से, समेकन सामाजिक रूप से तथा शैक्षणिक रूप से, शैक्षणिक रूप से एवं मनोवैज्ञानिक रूप से
मनोवैज्ञानिक रूप से करवाया जाता है। ऐसे करवाया जाता है तो वहां पे बच्चे को जब हम दाखिला दिलवाएंगे, बच्चे को तो दाखिला दिलवाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, वहां पे सामाजिक रूप से जुड़ पाएगा, शैक्षणिक रूप से जुड़ पाएगा तथा मनोवैज्ञानिक रूप से भी जुड़ पाएगा। कैसे कि जो टीचर वहीं उसी जगह पे जब टीचर पढ़ा रही है, जब टीचर पढ़ा रहा है इसी विद्यालय में तो जो बच्चा ये हमारा सीडब्ल्यूएसएन वाला बच्चा भी है, सीडब्ल्यूएसएन वाला बच्चा भी है, इन बच्चों के साथ में घुल मिल करके भी पढ़ेगा। तो घुल मिल करके पढ़ेगा तो कुछ बातें अपनी ये इसको बताएगा, तो कुछ बातें ये इसको अपनी बताएगा, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अपनी बातों को समझेंगे। यहाँ पे मान लीजिए ये बच्चा है, ये एक ही है, और यहाँ पे कुछ बच्चे, यहाँ पे दो तीन बच्चे ये भी है, दो तीन बच्चे हैं, ये बच्चे जो आपस में ये इनको शेयर करेंगे, तो ये जो है इनको शेयर करेंगे। वहीं शिक्षक भी जो इटिनरेंट टीचर, जो आईटी टीचर है, आईटी टीचर हो चाहे वो रिसोर्स टीचर हो, चाहे वो स्पेशल टीचर हो, ये सभी, चाहे वो आईटी टीचर हो, रिसोर्स टीचर हो, स्पेशल टीचर हो, यहाँ पे जनरल टीचर है, या जनरल टीचर है या फिर स्पेशलिस्ट है, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, या चाहे जनरल टीचर हो चाहे वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो, यह टीचर ये क्या करेंगे, यह भी अपने ज्ञान को साझा करेंगे इनके साथ में, ये अपने ज्ञान को साझा करेंगे इनके साथ में, और ये अपने ज्ञान को साझा करेंगे इनके साथ में। तो यह जो रेसिप्रोकल टीचिंग है, यह भी यहाँ पे क्या होती है, घटित होती है। यह भी घटित होती है कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन में कुछ ज्ञान ये इनको साझा करते हैं, ये इनको साझा करते हैं, यह ज्ञान इनको साझा करते हैं कि बच्चा जो है यहाँ पे हमने इतनी दिन तक पढ़ाया, इतने समय तक पढ़ाया, बच्चे में ये समस्या आई, कैसे पढ़ाएं यार, इसको तो हम समझा ही नहीं पाते, तो साइन में समझ नहीं आता, इसको तो ब्रेल की जरूरत पड़ती है, ये क्या बोलता है उसको समझ नहीं आता, जरा हमको बताइए कैसे करना है। तो कैसे करना है, तो यह जो है कुछ ज्ञान, जो आईटी टीचर है, जो रिसोर्स टीचर है, जो स्पेशल टीचर है, यह अपने ज्ञान को पढ़ाने की तकनीकी को इनको शेयर करते हैं। और यह अपने ज्ञान को पढ़ाने का कि हम इससे पढ़ाते हैं, जब आप हमने यह पढ़ाया था, यही चीज आप अपने जब इसको अलग लेके जाएंगे रिसोर्स रूम में, जब इसको अलग से रिसोर्स रूम में लेके जाएंगे, तो रिसोर्स लेके जाएंगे, चाहे वो जो स्पेशलिस्ट है, चाहे वो हिंदी पढ़ाने वाला हो, चाहे वो गणित पढ़ाने वाला, चाहे इंग्लिश पढ़ाने वाला हो, ये टीचर क्या करेगा, या बताएगा कि हमने इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से बताया था, इस तरह से बताने पर बच्चे ने यहाँ पे इतना रिस्पॉन्स तो दिया था, बट यहाँ के बाद वो रिस्पॉन्स नहीं दे तो रहा था, बट मैं ही नहीं समझ पा रहा था, बच्चा दे रहा था बट मैं समझ नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसको बताएंगे, समझाएंगे कि अच्छा ठीक है आपने इतना बताया, हम ये इसको इस तरह से कराते हैं, अगली बार जब कराइएगा तो आप बच्चे को इस तरह से थोड़ा सा साइन में करिएगा, जोड़ दीजिएगा, या वहां जो बच्चा है ना उसको लिख दीजिएगा, आप लिख करके बताइएगा, या वहां पे उसका हाथ पकड़ के जो है उसको टैक्टाइल करवाइएगा, तो बच्चा सीख लेगा। तो यहाँ पे ये टेक्निक इनकी सीख ली, इसने इनको सिखा दिया। तो अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। वैसे ही बच्चे भी, जो बच्चे हैं वो बच्चे भी आपस में रेसिप्रोकल करते हैं, तो क्या विकास होता है, तो सामाजिक विकास होता है, शैक्षणिक विकास होता है, तथा बच्चे का मनोवैज्ञानिक रूप से विकास होता है। यह सभी विकास करवाने का काम समेकन में किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको समझाया। चलिए अब यहाँ से बात करते हैं आगे, और क्या होता है समेकन में, और क्या कराया जाता है, किस तरह से होता है। वो समेकन की बात समझ लेते हैं। समेकन को अलग अलग तरीके से समझा गया है, अलग अलग तरीकों से समझा गया है। ब्रिल ने 1974 में, चलिए इससे पहले हम थोड़ा सा और आपको बता देते हैं कि समेकन आया कब, कैसे आया, उसकी उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बस इतना ही मैं बताऊंगा। जो समेकन का, जो समेकित शिक्षा का जो आया, जो कॉन्सेप्ट आया, मतलब जो बहुत चर्चा में आया, तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, जिसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और हेल्थ डिपार्टमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और हेल्थ डिपार्टमेंट जो है स्वास्थ्य विभाग, इन दोनों ने मिलकर के एक प्रोजेक्ट लाया, ये दोनों मिलकर के प्रोजेक्ट लेके आए, जिसको सबसे पहले पीआईईडी के नाम से जाना जाता था, जिसको पीआईईडी के नाम से जाना जाता है, इसको मैं दूसरी पेज लिखूं तो आपको याद रहेगा। पीआईईडी, पीआईडी का मतलब क्या होता है, तो प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एजुकेशन फॉर द डिसेबल चिल्ड्रेन, फॉर द डिसेबल। अभी इतना ही। अब इसी को या पीआईईडी को जो है आगे बढ़ाया गया, पीआईईडी को जो है आगे बढ़ाया गया, आगे बढ़ा करके इसी का नाम बदल करके रख दिया गया क्या, इसी का नाम रख दिया गया आईईडीसी, इसी का नाम जो है रख दिया गया आईईडीसी, आगे जाकर के आईईडीसी। ये पीआईडी बदल करके इसी पीआईडी को पहले तो रखा गया प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल, बट अब यही जब कहा गया कि प्रोजेक्ट है, बट प्रोजेक्ट को और थोड़ा सा डिफाइन कर दिया जाए, तो इसको 1975 में, आईडीसी को 1975 में, 1975 में नाम बदल दिया गया। क्या नाम बदल दिया गया, इसका नाम बदला गया, कहा गया इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन,
क्या रखा गया, यहाँ रखा गया इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, ये रखा गया। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा गया, यहाँ पर कहा गया कि अब यह प्रोजेक्ट जो है, यह जब प्रोजेक्ट लाया गया तो यहाँ पे प्रोजेक्ट के तहत पैसा भी दिया गया, प्रोजेक्ट के तहत पैसा भी दिया गया, तो प्रोजेक्ट में से अब यहाँ पे भर्ती की जाने लगी। भर्ती की जाने लगी किसकी, तो ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे भर्ती की जाने लगी किसकी, तो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको समझाया हुआ था ना गोल गोल, कि वो जो रेसिप्रोकल करेंगे वो कौन करेगा, कौन कर रहा था रेसिप्रोकल, तो वहां पे रेसिप्रोकल क्या है, 11 को, 11 को क्या है, सर वो गलती से सर टाइप हो गया सर। अच्छा किसी और से बात कर रहे हो उसी में बीच में, नहीं नहीं सर। वो बातचीत करने का काम अलग रखो, यहाँ नहीं रखो। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रेन जो है ये रखा गया। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे प्रोजेक्ट में पैसा दिया गया, गवर्नमेंट पैसा देने लगी, कही कि यहाँ पे आपको क्या करना है, तो आपको रिसोर्स रूम बनाना है, आपको रिसोर्स रूम बनाना है। अब रिसोर्स रूम में क्या रखना है, रिसोर्स रूम में सारी सुविधाएं रखनी है, जिससे कि बच्चे को, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो वंचित बच्चे हैं, जो अलग रह पा रहे हैं, उनको स्कूल में जोड़ने के लिए, उनको इस स्कूल में जोड़ने के लिए, जो ये स्कूल है, इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं अलग अलग, इस क्लास में, इस क्लास में, इस क्लास में, इस क्लास में, इस क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इन बच्चों को पढ़ने के लिए, इन बच्चों को पढ़ने के लिए जहां बच्चे जाकर के पढ़ेंगे, तो यहीं पे ये वाला जो सिस्टम है, यहाँ पे या यहाँ पे आप बना लो एक रिसोर्स रूम, आप यहाँ पे एक रिसोर्स रूम बना लो, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एक रिसोर्स बना लो। यहाँ पे बच्चा अगर यहाँ पढ़ रहा है तो यहाँ से आकर के यहाँ पे लेके आए, यहाँ से आकर के यहाँ लेके आए, यहाँ से लेकर के यहाँ लेके आए, यहाँ से लेकर के यहाँ लेके आए, यहाँ से लेकर के यहाँ लेके आए। जो भी बच्चा जिस भी क्लासरूम में पढ़ रहा है, उस क्लासरूम में से टीचर जो है, टीचर जब भी जरूरत लगे तो बच्चों को ला करके रिसोर्स रूम में पढ़ा सके वो टीचर कौन, तो रिसोर्स रूम में सारी सुविधाएं रखना। सुविधाएं क्या क्या, तो ऑडियोमीटर रखना, हियरिंग एड रखना, फिजियोथेरेपी के सामान रखना, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के सामान रखना, ब्रेल के सामान रखना, ब्रेल को पढ़ने के लिए ब्रेल जो एबेकस रखना, ब्रेल टाइलर रखना, सारी बातें जो स्पेशल बच्चों के लिए जरूरी है, वो सारी बातें एक्सरसाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करवाने के लिए, रेमिडियल टीचिंग करवाने के लिए, सारी चीजें रखने के लिए इस रिसोर्स रूम में रखा जाए। तो एक रिसोर्स रूम बनाने के लिए पैसा, और क्या, और जो आरटी मैंने बताया था, आरटी रिसोर्स टीचर, इटिनरेंट टीचर, स्पेशल एजुकेटर, इटिनरेंट रिसोर्स टीचर, इटिनरेंट टीचर, स्पेशल एजुकेटर, इन सारे लोगों की भर्ती के लिए ये सारे लोग सपोर्ट करने वाले होंगे ना, सपोर्ट सर्विसेज देने के लिए इन लोगों की जरूरत पड़ेगी, मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। तो मैन पावर देने के लिए भी पैसे दिए गए कि इनकी भर्ती होगी करार आधारित, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल इनकी भर्ती होगी, ये लोग इस पे सपोर्ट करेंगे। तो सपोर्ट करेंगे कैसे, इसीलिए आईटी टीचर को क्या कहा गया, घुमंतु शिक्षक, क्या कहा गया, घुमंतु शिक्षक, घुमंतु शिक्षक आ गया। जो रिसोर्स टीचर है वो रिसोर्स टीचर यहाँ काम करेगा, रिसोर्स टीचर रिसोर्स रूम में काम करेगा, तो इसको कहा गया संसाधन शिक्षक, इसको कहा गया संसाधन शिक्षक। अब इसी रिसोर्स टीचर को, रिसोर्स टीचर दो जगह रखे जाते थे, एक जो है कभी कभी स्कूलों में रहता था, दूसरा ब्लॉक पर रहता था, जिसको कि ब्लॉक रिसोर्स भी कहा जाता है, उसका नाम भी है बीआरसी उसका नाम भी आता है, अगर आपने सुना होगा तो बीआरसी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, यानी एक ब्लॉक पे एक रिसोर्स सेंटर बनाया जाएगा, जहां पे सारी बातें होंगी, पढ़ने पढ़ाने की सुविधाएं, लेने देने की सुविधाएं, सारी सुविधाएं यहाँ से यहीं से संचालित होंगी। तो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर भी बनाया जाता है। तो एक रिसोर्स सेंटर जो ब्लॉक पे रहेगा, और अगर और भी है तो जहां जहां ज्यादा बच्चे हैं वहां पे रिसोर्स टीचर को फुल टाइम वहां पे रखा जाएगा। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो खाली आईटी टीचर हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार, 15 दिन में एक बार, 15 दिन में 2 बार उनको जाकर के उनको टीच करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट देना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था भी करी गई किसमें, आईडीसी के तहत करा गया। और यहाँ पे सारे बच्चों को जो भी बच्चे छोटे हैं उन बच्चों को इसमें शामिल किया गया, जो बच्चे पढ़ने के लायक हैं इन बच्चों को इसमें शामिल किया गया, सपोर्ट देने की बात करिए। तो ऐसे बहुत सारी बातें, मृत्यु दर हुआ, रुग्णता हुई, बीमारी हुआ, खान पान हुआ, सभी बातें जो है ये पीआईडी स्कीम के तहत जो है वो दी गई। इसी के तहत पहले आंगनबाड़ी भी इसी के तहत चलता था, जो कि आंगनबाड़ी को बाहर कर दिया गया, इसमें से निकाला गया, नहीं तो वो भी इसी के तहत चलता था। तो फिर बाद में जब वो निकाला गया तो ये खाली मात्र और मात्र दिव्यांग बच्चों के हित के लिए काम किया जाने लगा। तो ये पीआईडीसी को भी आप समझ के रखेंगे कि ये भी काम आता है। और पीआईडी क्या काम करता है, पीआईडी के साथ साथ में आईडीसी क्या काम करता है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझा दिया। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ से बात करते हैं, कुछ मॉडल जो है वो बहुत फेमस है, जो कि
यहाँ आए, इसी इसी संबंधित इंटीग्रेशन से संबंधित कुछ मॉडल जो है वो बहुत फेमस हुए, और फेमस हुए उनकी चर्चा कर लेते हैं। मॉडल आया क्या, मैं यहां से यहीं से मैं इसको अलग अलग रूपों में कर लेता हूं। एक, दो, यहां पे बात करता हूं। तो सबसे पहले जो है ब्रिल, ब्रिल 1974, ब्रिल 1974 ने, यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूं, ब्रिल, ब्रिल 1974 ने, ब्रिल 1974 ने अपने साथियों के साथ में इंटीग्रेशन मॉडल बताया, ने अपने साथियों के साथ मिलकर, अपने साथियों के साथ मिलकर इंटीग्रेशन मॉडल को बताया, इंटीग्रेशन मॉडल को बताया। किसने, ब्रिल 1974 ने अपने साथियों के साथ मिलकर के इंटीग्रेशन मॉडल बताया। आपको दिख रहा होगा, बहुत जूम कर लीजिएगा तो दिख जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, यहाँ पे बात करते हैं फुल्ली इंटीग्रेशन की। क्या बताया उन्होंने, कई सारे कॉन्सेप्ट बताया। पहला बताया उन्होंने फुल्ली इंटीग्रेशन, पहला कॉन्सेप्ट बताया उन्होंने फुल्ली इंटीग्रेशन वन, बहुत ध्यान से समझिएगा, फुल्ली इंटीग्रेशन, फुल्ली इंटीग्रेशन वन, फुल्ली इंटीग्रेशन वन, फुल्ली इंटीग्रेशन वन बताया। फिर दूसरी बात बताई इन्होंने, दूसरा बताया कि फुल्ली इंटीग्रेशन टू, दूसरा कॉन्सेप्ट बताया इन्होंने फुल्ली इंटीग्रेशन टू, फुल्ली इंटीग्रेशन टू। जो तीसरा वाला कॉन्सेप्ट बताया इन्होंने, तीसरा बताया पार्शियली इंटीग्रेशन वन, पार्शियली इंटीग्रेशन वन, पार्शियली इंटीग्रेशन वन। और वही जो दूसरा बताया इन्होंने पार्शियली इंटीग्रेशन टू, जो इन्होंने दूसरा बताया पार्शियली इंटीग्रेशन टू, पार्शियली इंटीग्रेशन टू, ये बातें बताई, ये बातें बताई। चलिए अब इसमें क्या क्या है इसको समझ लेते हैं, क्या क्या है, कैसे ये फुल्ली इंटीग्रेशन वन, फुल्ली इंटीग्रेशन टू, पार्शियली इंटीग्रेशन वन और पार्शियली इंटीग्रेशन टू, इसमें क्या फर्क है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले चर्चा करते हैं फुल्ली इंटीग्रेशन वन। तो फुल्ली इंटीग्रेशन वन में क्या है, बच्चे को पूरा का पूरा जो बच्चा है हमारा सीडब्ल्यूएसन बच्चा है, किसको, अभी हम किसकी बात कर रहे थे, सीडब्ल्यूएसन बच्चों की, किसकी बात कर रहे थे, तो सीडब्ल्यूएसन, सीडब्ल्यूएसन बच्चे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो चिल्ड्रन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को पूरा का पूरा रेगुलर स्कूल में भर्ती करा देना, पूरा सीडब्ल्यूएसन बच्चों को पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से सामान्य विद्यालय में, सामान्य विद्यालय में और कोई सुविधा न देना, कोई सुविधा नहीं, सभी सुविधा, सभी सुविधा सामान्य, सभी सुविधा सामान्य। चलिए मैं इसको कैमरे को थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। सभी सुविधाएं सामान्य, सामान्य सुविधाएं बच्चों को मिलेगी। यानी इसमें जो फुल्ली इंटीग्रेशन है, इस फुल्ली इंटीग्रेशन में बच्चा वही वही सुविधा पाएगा जो सारे बच्चे पाते हैं। जनरल स्कूल में जो सुविधा सुविधा पाता है बच्चा, वही यहाँ पे पाएगा। मान लीजिए ये यहाँ बच्चे हैं, यहाँ पे ये इस जगह पे बच्चा, जो ये बच्चा है वही बच्चा, सारे बच्चे, सारे बच्चों को सेम सुविधा, सेम सुविधा बच्चे को मिलेगी। यहाँ पे कोई अलग से सुविधा नहीं मिलेगी, कोई अलग से सुविधा नहीं, कोई अलग से सुविधा नहीं, ये याद रखिएगा। तो कोई अलग से सुविधा यहाँ पे नहीं देना है।
कोई अलग सुविधा नहीं देना, सीडब्ल्यूएसएन बच्चों को वही सुविधाएं मिलेगी। अब बात करते हैं फुल्ली इंटीग्रेशन 2 की। फुल्ली इंटीग्रेशन 2 में क्या बात करेगी, यहाँ पे कहा गया बच्चे को दाखिला तो दिया जाएगा, बच्चे को सीडब्ल्यूएसएन बच्चे को दाखिला दिया जाएगा, सीडब्ल्यूएसएन बच्चे को दाखिला दिया जाएगा यहाँ पे इसी में जनरल स्कूल में। सीडब्ल्यूएसएन बच्चा सामान्य विद्यालय में आएगा, इसे सुविधा देनी है, किसकी, यहाँ पे बच्चा आएगा, यहाँ पे सुविधा इसको देनी है। यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फुल्ली इंटीग्रेशन 1 में हम इंटीग्रेशन तो कर रहे हैं, बच्चे को पूरा का पूरा दाखिला दे रहे हैं, कहाँ पे, जनरल स्कूल में पूरा का पूरा दाखिला दे रहे हैं, बट यहाँ पे हम सुविधा नहीं दे रहे हैं, जो बच्चे जो अपने से हैं वही बच्चे कर लेंगे। जब हम फुल्ली इंटीग्रेशन 2 की बात करते हैं तो फुल्ली इंटीग्रेशन 2 में यहाँ पे हम कुछ सपोर्ट सर्विसेज देते हैं। क्या देते हैं, आएगा इसे सपोर्ट सर्विसेज देनी है, इसे सपोर्ट सर्विसेज देनी है, इसे सपोर्ट सर्विसेज देनी है। किस रूप में, तो पहली जो मैंने यहाँ पे कहा था क्या, कि आईटी टीचर के रूप में, आईटी टीचर के रूप में, ये पे हिंदी में लिख देते हैं, घुमंतु शिक्षक के रूप में, संसाधन कक्ष के रूप में, संसाधन शिक्षक के रूप में, ये इन रूपों में क्या है, इसको व्यवस्था देनी है। यहाँ पे अनुवादक इंटरप्रीटर के रूप में, इंटरप्रीटर के रूप में, तो ऐसी यहाँ पे सुविधाएं देनी है। ये लोग जो घुमंतु शिक्षक है, जो संसाधन शिक्षक है, जो इंटरप्रीटर है, बच्चे को लेके आएगा अलग से, बच्चे को अलग से रूम में लेके जाएगा, वहां रूम में बच्चे को क्या करेगा, वो सुविधा देगा। कहाँ पे, जैसे मैं इसको एक एग्जांपल के लिए यहाँ बता देता हूँ। जैसे ये वाले का एग्जांपल मैं यहाँ समझा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि यहाँ मान लीजिए ये विद्यालय है, ये विद्यालय में सारे कमरे हैं, विद्यालय में से बच्चा यहाँ पे, ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं, इसी में से एक बच्चा जो हमारा ये भी है, ये वाला हमारा बच्चा सीडब्ल्यूएसएन है, ये सीडब्ल्यूएसएन है। इस सीडब्ल्यूएसएन को यहाँ से जो टीचर, जो ये रिसोर्स टीचर वीक में एक बार आएगा और आकर के इसको सपोर्ट देगा। सपोर्ट कहाँ देगा, तो ये संसाधन शिक्षक जो संसाधन रूम बना है, यहाँ पे जो रूम बना है, इस रूम में इसको कहते हैं क्या, संसाधन कक्ष। इस संसाधन कक्ष में आएगा, बच्चे को यहाँ लेके आएगा और यहाँ पे लेके आएगा मटेरियल के जरिए बच्चे को क्या करेगा, यहाँ पे सपोर्ट देगा। ये सपोर्ट देने के लिए जो है व्यवस्था करी गई, वो करी गई किसके तहत, आईडीसी परियोजना के तहत। वो जो सुविधा वहां पे बनाया गया है, उस सुविधा को ला करके यहाँ पे देना है। तो ये होता है क्या, फुल्ली इंटीग्रेशन 2। तो फुल्ली इंटीग्रेशन 2 में पहले वाले इंटीग्रेशन, फुल्ली इंटीग्रेशन तो कर देना है, यानी पूरा बच्चे को ला करके दाखिला दे देना है, बट यहाँ पे ये वाली सुविधाएं नहीं थी, पहले वाले में ये सुविधाएं नहीं थी। बच्चा क्या कर रहा था, खाली मात्र आकर के उन्हीं बच्चों के साथ में पढ़ रहा था, जो सुविधाएं जनरल बच्चे पढ़ रहे थे, वैसी सुविधाओं में ये बच्चा भी पढ़ रहा था। तो पहले में हुआ। दूसरे में हुआ कि बच्चा जब पढ़ेगा, ये बच्चा है, इसको सुविधा, ये आईटी टीचर, रिसोर्स टीचर, इटिनरेंट टीचर और जो है इंटरप्रीटर, ये सारे टीचर आकर के उसको सपोर्ट करेंगे, जहां जहां कमियां हैं वहां कमियों को दूर करेंगे। तो ये हुआ कहां, फुल्ली इंटीग्रेशन 2 में। अब बात करते हैं पार्शियली इंटीग्रेशन 1 में। पार्शियली इंटीग्रेशन 1 में क्या होता है, तो यहाँ पे बच्चा जो है, वो जो रेगुलर क्लासरूम है, वहां पे रेगुलर क्लासरूम में तो होगा ही, रेगुलर क्लास में होगा ही, और यहाँ पे दोनों बच्चों के साथ मिलेगा बच्चा। यहाँ पे जो बच्चा आएगा, ये बात करते हैं इसकी समझ लेते हैं इसको। इसमें क्या है, तो इस वाले अवस्था में पार्शियली इंटीग्रेशन 1 में सीडब्ल्यूएसएन बच्चा जो है वो क्लासरूम में आएगा और बच्चे जो दोनों बच्चों के साथ में पढ़ेगा। यहाँ पे सीडब्ल्यूएसएन बच्चा जो है, सीडब्ल्यूएसएन बच्चा सामान्य विद्यालय में दाखिला लेगा। अब दाखिला लेगा तो यहाँ पे सारे बच्चों के साथ में मिलकर के बात करेगा, सारे बच्चों के साथ में, जो सामान्य है उनसे, जो जनरल बच्चे हैं, सामान्य बच्चों एवं विशेष बच्चों से
मिलेगा मिलेगा। और यहाँ पे जो सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक है, सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक उसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे, सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक इसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। तो ये पार्शियल इंटीग्रेशन हुआ। यानी पार्शियल इंटीग्रेशन में बच्चा क्या होगा, दोनों लोगों से बात करेगा, दोनों लोगों से बात करेगा और दोनों लोगों से पूरी की पूरी बात करेगा। यहाँ स्पेशल जो टीचर है और जो जनरल टीचर है, वो जनरल टीचर और स्पेशल टीचर पूरा का पूरा फॉलोअप लेंगे, दोनों फॉलोअप लेंगे। अभी यहाँ तक क्या था, यहाँ पर इसमें खाली जब फुल्ली इंटीग्रेशन था तो फुल्ली इंटीग्रेशन में फॉलोअप नहीं ले रहा था। फॉलोअप लेने का काम कौन कर रहा था, बच्चा यहाँ पे आया तो फॉलोअप लेने का काम स्पेशल एजुकेटर कर रहा था। जबकि यहाँ पे क्या है, पार्शियल इंटीग्रेशन में यहाँ पे जो है वो दोनों ले रहे हैं सपोर्ट, यानी जनरल टीचर भी ले रहा है साथ साथ में, और साथ साथ में जो है वो स्पेशल टीचर भी बच्चों की जो है मदद ले रहा है, कर रहा है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, आगे वाली की बात करते हैं, पार्शियल इंटीग्रेशन 2 की। पार्शियल इंटीग्रेशन 2 में क्या होता है, यहाँ पे जो बच्चा है, यहाँ पे बच्चा जो है वह सीडब्ल्यूएसन जो है आता तो है, सीडब्ल्यूएसन बच्चा सीडब्ल्यूएसन बच्चा स्पेशल क्लासरूम में, स्पेशल यहाँ पे देखिए, स्पेशल क्लासरूम में सीडब्ल्यूएसन बच्चा स्पेशल क्लासरूम में दाखिला लेता है, स्पेशल क्लासरूम में दाखिला लेता है। यहाँ पे स्पेशल क्लासरूम में दाखिला लेता है, बट यहाँ पे जो बच्चे हैं ये बच्चा जा करके जनरल बच्चों के साथ में घुलता मिलता है, यहाँ पे जनरल बच्चों के साथ में घुलता मिलता है, एडमिशन लेता है कहाँ पे, स्पेशल क्लासरूम में, बट मिलता जुलता किससे है, मिलता जुलता है सामान्य बच्चों से, सामान्य बच्चों से। कब, रेसस में, रेसस में, लंच में, रेसस में, लंच में, इन जगहों पे जो है वो मिलता है। तो मिल करके अपना वर्बल लैंग्वेज जो है वो विकसित करता है। यहाँ पे वर्बल लैंग्वेज विकसित करता है, यहाँ पे बच्चा अपना समाज विकसित करता है, यहाँ समाज विकसित करके और यहाँ पे जो है वर्बल लैंग्वेज विकसित करता है, दोनों से मिलता है। तो इस तरह से ये पार्शियली इंटीग्रेशन, फुल्ली इंटीग्रेशन, पार्शियली इंटीग्रेशन 1 और पार्शियली इंटीग्रेशन 2। यहाँ पे फुल्ली इंटीग्रेशन 1, फुल्ली इंटीग्रेशन 2, पार्शियली इंटीग्रेशन 1, पार्शियली इंटीग्रेशन 2। अब यहाँ पे ये तो पूरा जनरल स्कूल में है, इन दोनों कॉन्सेप्ट में जनरल स्कूल में है, और इन दोनों कॉन्सेप्ट में क्या है, बच्चा स्पेशल स्कूल में है। इनमें स्पेशल स्कूल में ये वापस से नोट कर दिया, यहाँ पे स्पेशल स्कूल में, स्पेशल स्कूल में जनरल स्कूल के साथ में थोड़ा सा अटैच हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए पार्शियल इंटीग्रेशन की बात करिए। पार्शियल मतलब आधा, थोड़ा इंटीग्रेशन हो रहा है बच्चों के साथ में, जो सामान्य बच्चों के साथ में थोड़ा ही मिल रहा है, बाकी टाइम किसके साथ मिल रहा है, बाकी टाइम अपने स्पेशल बच्चों के साथ में रह रहा है, स्पेशल बच्चों के साथ में रह रहा है, थोड़ी सी समय वो जनरल बच्चों के साथ में जा रहा है, और जनरल बच्चों के साथ में यहाँ पे जनरल टीचर और स्पेशल टीचर ये मिलकर के इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको कहा गया पार्शियली इंटीग्रेशन 1। और यहाँ पे कहा गया कि पार्शियली इंटीग्रेशन 2 में क्या है, ये ध्यान करिएगा इस वाले में, कि यहाँ सीडब्ल्यूएसन बच्चा स्पेशल बच्चों के साथ में रह रहा है, यानी स्पेशल स्कूल में रह रहा है, वहां पे सपोर्ट जो है वो जनरल बच्चों के साथ में दिया जा रहा है, सपोर्ट जनरल बच्चों के साथ में दिया जा रहा है। जनरल बच्चे कहाँ मिल रहे हैं, तो रेसेस में बच्चों के साथ मिल रहे हैं, लंच में बच्चों के साथ मिल रहे हैं, थोड़ी असेंबली वहां मिल रहे हैं, खेलकूद के मैदान में मिल रहे हैं, तो वहां पे जाकर के बच्चे मिल रहे हैं, तो वहां पे वर्बल अपना जो है बच्चों के साथ मिलकर के कर रहे हैं, वर्बल डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए ये दोनों स्पेशल स्कूल यानी सेग्रीगेशन से मिलते जुलते हैं, ये दोनों सेग्रीगेशन से मिलते जुलते हैं, और ये दोनों जो है वो फुल्ली इंटीग्रेशन से मिलते जुलते हैं। ये फुल्ली इंटीग्रेशन की बात करते हैं, यहाँ पे पार्शियली इंटीग्रेशन की बात इसीलिए करते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी ही बच्चे जनरल बच्चों के साथ मिल रहे हैं, और यहाँ पे पूरा का पूरा जनरल बच्चों के साथ में मिल रहे हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। तो ये यहाँ बहुत छोटे में है, अगर आप लोग ध्यान कर लेंगे तो अच्छा है, या अगर कहेंगे तो इसको दोबारा से एक बार और अच्छी तरह से बता देंगे। अब यहाँ से बात करते हैं किसकी, यहाँ से बात करते हैं सेग्रीगेशन की। सेग्रीगेशन क्या है, ये तो क्या हमारा क्या, मेन स्ट्रीम स्कूल, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। अब यहाँ बात करते हैं सेग्रीगेटेड स्कूल। सेग्रीगेटेड स्कूल, सेग्रीगेटेड स्कूल का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है स्पेशल स्कूल, इसी का मतलब होता है स्पेशल स्कूल। अब स्पेशल स्कूल का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे ये मेन स्ट्रीम स्कूल है, ये समेकित विद्यालय, यहाँ पे क्या था इस वाले में पूरा का पूरा यहाँ पे यहाँ पे पूरा का पूरा बच्चे जो है वो जनरल स्कूल पढ़ते थे,
यहाँ पूरा का पूरा बच्चे जनरल स्कूल पढ़ते थे, यहाँ बच्चे जो है जनरल स्कूल में पढ़ रहे हैं, यहाँ भी जनरल स्कूल पढ़ रहे हैं, बट जो स्पेशल बच्चे वाले हैं, स्पेशल बच्चे हैं, वो थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं। यानी यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे पूरा पूरा ये सभी सभी समान है, इसी में आकर के अपना विशेष बच्चा भी आकर के जुड़ गया है। ये इसको हम कह रहे हैं यहाँ पे, अगर ये तो ये अपना विशेष बच्चा है, ये अपने विशेष बच्चे आकर के जुड़ गए। अब यहाँ बात करें तो ये भी वही है, सामान्य विद्यालय भी है, यहाँ पे भी बच्चे पढ़ रहे हैं सारे, ये सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बच्चे की व्यवस्था थोड़ी सी यहाँ पे करी गई, बस ये यहाँ पे बच्चा यहाँ बैठ रहा है, इसके लिए थोड़ी सी व्यवस्था यहाँ है। और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ है, कहीं भी पीछे बैठ सकता है, ये बच्चा कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी जा सकता है, इसको कहीं भी दाखिला दिया जा सकता है। यहाँ बच्चा यहाँ बैठ रहा है, यानी इसको हम थोड़ी सी व्यवस्था दे रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, जोड़ तो रहे हैं, बट इसकी व्यवस्था कहाँ होगी, ये इसकी व्यवस्था यहाँ पे होगी, रिसोर्स रूम की। ये रिसोर्स रूम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे रिसोर्स रूम यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि स्पेशल स्कूल क्या है, यहाँ पे स्पेशल स्कूल बिल्कुल जैसे ये है वैसे ही है, ये और ये दोनों, ये अलग ये अलग, दोनों अलग है। यहाँ पे जो स्पेशल स्कूल होगा वह स्पेशल स्कूल मात्र और मात्र बस उन्हीं बच्चों के लिए होगा, उन्हीं बच्चों के लिए। क्या, तो यह अलग से, या अलग से विशेष लोगों के लिए। यहाँ पे जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो गंभीर बच्चे लेते हैं, गंभीर बच्चे, गंभीर रूप से निःशक्त बच्चे। तो गंभीर रूप से निःशक्त चाहे वह हियरिंग इंपेयर्ड वाला हो, चाहे वो विजुअल इंपेयरमेंट वाला हो, चाहे इंटेलेक्चुअल डिसेबल वाला हो, चाहे सेरेब्रल पाल्सी वाला हो, चाहे वह कोई बच्चा ऑटिज्म वाला हो, उनके लिए ही पर्टिकुलर स्कूल बनाया जाता है, गंभीर रूप से निःशक्त लोगों के लिए। सीवियर या प्रोफाउंड लोगों के बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल बनाया जाता है, जो कि यहाँ पे और यहाँ पे सुविधा नहीं पा रहे, यहाँ पे और यहाँ पे उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही, यहाँ से और यहाँ से करने के बावजूद भी उनका फायदा नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए क्या होगा, ये गंभीर निःशक्त वाले बच्चों की व्यवस्था होगी। और यहाँ ये आवासीय विद्यालय की व्यवस्था होगी। कैसी होगी, आवासीय विद्यालय की व्यवस्था होगी। तो आवासीय विद्यालय भी हो सकती है, डे स्कॉलर भी व्यवस्था हो सकती है। बच्चे चाहे तो वहां पे रेगुलर रुक करके उनकी पूरी पूरी व्यवस्था करी जाए, या फिर वहां पे जो है बच्चे घर से भी आकर के जाकर के काम कर सकते हैं। तो ये ऐसे विद्यालय को कहते हैं क्या, ऐसे ऐसे विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष विद्यालय होते हैं, विशेष विद्यालय होते हैं। यहाँ पे विशेष सामग्री, विशेष सामग्री, साधन की व्यवस्था होती है, विशेष सामग्री, विशेष संसाधन की व्यवस्था होती है। और क्या, यहाँ पे विशेष शिक्षक, विशेष शिक्षक होते हैं, जो विशेष तकनीकी, विशेष तकनीकी पद्धति तथा दर्शन से विशेष सपोर्ट दिया जाता है, विशेष सपोर्ट दिया जाता है। यहाँ बच्चे के लिए आवासीय विद्यालय, आवासीय विद्यालय की व्यवस्था होती है, आवासीय विद्यालय की व्यवस्था होती है। तो ऐसे क्या है, ये जो है क्या है, विशेष स्कूल है, विशेष विद्यालय है। अब यहाँ बात करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार जो है 2.19 करोड़, 2.19 करोड़ दिव्यांग लोग थे। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 2.68 करोड़ दिव्यांगजन, दिव्यांगजन, ये याद रखिएगा, याद रखिएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार 2.19 करोड़ और 2011 की जनगणना के अनुसार 2.68 करोड़ जो है ये पूरे दिव्यांगजन लोग थे।
दिव्यांगजन लोग थे। अब यहाँ बात करते हैं, मैंने आपको क्या समझाया कि अब ये स्पेशल स्कूल है। यहाँ पे एक बार मैं वापस से इन कॉन्सेप्ट में एक बार वापस से आपको समझाता हूँ कि ये जो स्पेशल स्कूल है, यहाँ पे ये वाले जो लोग हैं, ये एक एक पहला और दूसरा, ये दोनों लोग जो है यहाँ पे यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ से पढ़ करके इनको इनको यहाँ से पढ़ते यहीं पे है, समय समय पे पार्सली, यानी थोड़ी सी समय के लिए इनको क्या किया जाता है, इनके साथ में दाखिला दिया जाता है, इनके साथ में दाखिला दिया जाता है। और यहाँ पे पार्शियल इंटीग्रेशन 2 में यहाँ पे बच्चे दिन भर यही पढ़ते हैं, खाली आकर के जब रेसेस का टाइम होता है या कभी ऐसा होता है तो उस टाइम पे आकर के इन बच्चों के साथ में मिलते हैं। तो ये पार्शियल इंटीग्रेशन में बहुत थोड़ा सा इन बच्चों के साथ में इनको दाखिला करवाया जाता है, इन बच्चों के साथ में मिलवाया जाता है। तो पार्शियल इंटीग्रेशन 1 और पार्शियल इंटीग्रेशन 2 ये दोनों काम करते हैं। वही फुल इंटीग्रेशन 1 2 में क्या काम करता है, तो फुल इंटीग्रेशन 2 में यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं दी जाती है। फुल इंटीग्रेशन 1 में कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं जाती है, बच्चे को कोई चीज नहीं देनी, बच्चा आकर के इंटर किया, जो सुविधा है जनरल बच्चे पढ़ रहे हैं वही सुविधा में बच्चा पढ़ेगा। जबकि फुल्ली इंटीग्रेशन 2 में बच्चा क्या करता है, तो फुल्ली इंटीग्रेशन 2 में सुविधा दी जाती है, तो घुमंतु शिक्षक के जरिए, घुमंतु शिक्षक के अलावा जो है रिसोर्स टीचर के जरिए, उसके अलावा स्पेशल एजुकेटर के जरिए और ये स्पेशलिस्ट के जरिए इसको व्यवस्था दी जाती है ताकि बच्चा यहाँ पे सीख सके। वहीं जब CWSM की बच्चा होती है तो यहाँ पे दाखिला तो दिया जाता है, यहाँ पार्शियल इंटीग्रेशन ये यहाँ पढ़ता है, यहाँ से ला करके इसको जो है सपोर्ट देने की कोशिश की जाती है। बच्चा आकर के टीचरों के साथ में मिलकर के बात करता है या फिर बच्चों के साथ में मिलकर के बात करता है। यहाँ पे इस वाले भाषा में फुल इंटीग्रेशन 1 में जो टीचर और जो स्पेशल एजुकेटर है दोनों मिलकर के आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करके ये इसका जो प्रॉब्लम है सोल्यूशन करते हैं। वहीं यहाँ पे क्या होता है, बच्चा साथ साथ में यहाँ पे ऐसी चीजों को सीखता है जैसे मैथ हुआ, गणित हुआ या फिर कंप्यूटर हुआ। ये इस वाली अवस्था में मैथ और कंप्यूटर को बच्चा सीखता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा उसको जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब यहाँ पे मतलब लोगों से उतना बातचीत करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैथ और जो है वो दोनों इनके साथ में आकर के मिल लेता है। तो पार्शियली इंटीग्रेशन 1 में ये नोट कर रहिएगा कि पार्शियली इंटीग्रेशन 1 में कंप्यूटर और मैथ को बच्चा आकर के सीख सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे को उतना ज्यादा बच्चों के साथ मिलने जुलने की जरूरत नहीं पड़ती है, और मिलेगा भी तो थोड़ा उनके साथ में चर्चा हो सकती है। अगर कोई बच्चा साइंस सीखने वाला है, साइंस नहीं जानते हैं तो साइंस नहीं सीखना तो कोई बात नहीं, गिन करके बता सकता है या फिर देख करके बता सकता है। तो देख करके और बता करके साइन करके बच्चा इनके साथ मिलता है, जो पार्शियली इंटीग्रेशन 1 में आता है। वहीं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चे कहाँ मिलते हैं, तो लंच में मिलते हैं, रेसेस में मिलते हैं, इन जगहों पे मिलते हैं, इन जगहों में मिलकर के इनका इंटीग्रेशन होता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है पार्शियल इंटीग्रेशन, क्योंकि पूरा का पूरा बच्चों के साथ में नहीं मिलते हैं, खाली थोड़े समय के लिए मिलते हैं, तो इसलिए इसको पार्शियल इंटीग्रेशन कहते हैं। यहाँ पे पूरे टाइम इन्हीं बच्चों के साथ मिलते हैं, इसलिए इनको कहते हैं फुल्ली इंटीग्रेशन, पूरी तरह से समेकन। तो ये था समेकन पे पूरी चर्चा जो कि मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी। अब यहीं पे फुल्ली सेग्रीगेटेड और पार्शियली सेग्रीगेटेड की बात है, और इसको भी अगर मैं बता देता हूं, एक बार समझा देता हूं फुल्ली सेग्रीगेटेड और पार्शियली सेग्रीगेटेड क्या है। तो फुल्ली सेग्रीगेटेड में बात करते हैं तो पूरा का पूरा फुल्ली सेग्रीगेटेड में पूरी की पूरी बात जो है, बच्चा क्या है, पूरा स्पेशल स्कूल में ही रहता है, पूरा स्पेशल स्कूल में रहता है। जो भी व्यवस्था है वो स्पेशल स्कूल देता है, चाहे उनको पढ़ने पढ़ाने की बात हो, लिखने लिखाने की बात हो, जो भी सब कुछ है वह सारा कुछ यही करते हैं। कौन? स्पेशल स्कूल के लोग। स्पेशल स्कूल में बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग देना, ये देना वो देना, सब जो है वहां पे बच्चे करते हैं। CWSM के बच्चे के साथ थोड़ी बहुत कभी कभी जो है इनके साथ में आकर के मिल जाते हैं। वही पार्शियली सेग्रीगेटेड की बात करें तो पार्शियली सेग्रीगेटेड ये इंटीग्रेशन की बात करें या पार्शियली सेग्रीगेटेड की बात करें तो यहाँ पे रेगुलर स्कूल के समय पे बच्चों के साथ में जाकर के मिलते हैं थोड़े समय के लिए। ये था हमारा कॉन्सेप्ट, क्या, सेग्रीगेटेड स्कूल का, इंटीग्रेटेड स्कूल का और मेन स्ट्रीम स्कूल का। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने एक ही बोर्ड पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। अब यहाँ अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो हम थोड़े से लाभ और हानियों की बात कर लें। ये अगर आपको आ गया हो तो लाभ हानि की बात कर लें, ये मिटा दें हम, अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो। मुख्य धारा का विद्यालय, समेकित विद्यालय और सेग्रीगेटेड विद्यालय, ये मैं वापस से मैं बता रहा हूं। इसमें क्या है, 4 कॉन्सेप्ट है, फुल्ली इंटीग्रेशन 1, फुल्ली इंटीग्रेशन 2। ये दोनों मिलते हैं जुलते हैं इससे, ये दोनों मिलते जुलते हैं इससे। क्यों इससे मिलते जुलते हैं? क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा बच्चों के साथ में मिलाकर के होता है। और ये दोनों मिलते जुलते हैं इससे, सेग्रीगेटेड स्कूल से यानी स्पेशल स्कूल से। तो इससे मिलते जुलते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चों का जो जुड़ाव है ज्यादा यहाँ पे है थोड़ा सा इनके साथ में, तो इसलिए इसको पार्शियल इंटीग्रेशन कहते हैं। या तो समझ में आ गया हो तो हम इसको मिटाए, अगर आप मैसेज करिए कि अगर हो गया हो तो मिटाए इसको। हम आगे चले, बात करें लाभ और हानि की, समेकन के लाभ और हानि की। चलिए देख लेते हैं वापस आइए, चलिए देख लेते हैं। मैंने कहा कि मुख्य धारा का विद्यालय जो है, ये मुख्य धारा का विद्यालय में बच्चे कौन होते हैं? जो सामान्य बच्चे होते हैं। हम आप जहां पे सारे लोग हम हैं, सुनने वाले हैं, बोलने वाले हैं, जो भी लोग हैं,
वो जाकर के जब सामान्य विद्यालय में पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं मुख्यधारा का विद्यालय, और मुख्यधारा के विद्यालय में पढ़ते हैं, मुख्यधारा के विद्यालय में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो प्रशिक्षित शिक्षक है वह इनको ट्रेनिंग करवाते हैं। जैसे आप लोग अभी ट्रेनिंग लेकर के जाओगे और रीट का एग्जाम दोगे, रीट का एग्जाम देकर के जाकर के टीचर बन जाओगे, तो टीचर बन जाओगे तो कहाँ पढ़ाओगे, तो मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ाओगे, आप मेन स्ट्रीम स्कूल। अभी यहाँ पे हम इंक्लूसिव की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं इंक्लूसिव की बात नहीं है, समावेशी विद्यालय की बात नहीं, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। इसको याद रखे रहेंगे तो समावेशी विद्यालय को मैं समझा पाऊंगा, मैं इसीलिए इस पर फोकस कर रहा हूँ। समावेशी विद्यालय यहाँ पे नहीं है, ना ये है ना ये है ना ये है, कोई भी यहाँ पे समावेशी विद्यालय नहीं है, कोई नहीं है। हम इसकी बात करें तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। समावेशी विद्यालय का कॉन्सेप्ट ही अलग है बिल्कुल, वो मैं अलग से बताऊंगा, उसको अलग से चर्चा करूंगा, मैं इसको समझा लो फिर बताऊंगा। तो मेन स्ट्रीम स्कूल का मतलब क्या है कि जहां पे हम, हमारे मम्मी पापा जहां पे टीचर थे, काम कर रहे थे, या हम जाकर के जहां आप लोग पढ़ाओगे, जहां बच्चों को, मान लीजिए आप गवर्नमेंट स्कूल में ऐसी पे चले गए जहां पे स्पेशल बच्चा नहीं है, खाली आप जनरल बच्चों को पढ़ाने लगो, तो जहां पे सामान्य बच्चे पढ़ते हो वो सामान्य बच्चों का विद्यालय मुख्य धारा का विद्यालय होता है। वहां पे लोग जो होते हैं वो ट्रेंड होते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, वो बीएड डीएड करके आते हैं, पढ़ाते हैं, वो स्पेशलिस्ट होते हैं, खास तौर से मैथ के स्पेशलिस्ट होते हैं, खास तौर से इंग्लिश के स्पेशलिस्ट होते हैं, जो विषय विशेषज्ञ होते हैं वो वही पढ़ाते हैं। वहां प्रधानाचार्य होता है, वहां पे शिक्षक होता है, सहायक शिक्षक होता है, ये लोग पढ़ाते हैं। तो ऐसे विद्यालयों में हमारे जो वंचित बच्चे हैं, हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं, हमारे जो निःशक्त बच्चे हैं, हमारे जो गली वाले बच्चे हैं, हमारे जो एससी एसटी वाले जो बहुत दूर दराज वाले इलाके हैं, उन बच्चों को जब दाखिल किया जाता है इसमें, और उसी सुविधा में बच्चों को पढ़ाया जाता है, वही जो सुविधा उसी सुविधा में पढ़ाया जाता है, तो ये सुविधा कहलाती है क्या, मेन स्ट्रीमिंग कहलाती है। यह मेन स्ट्रीमिंग कहलाती है कि हमारे दिव्यांग बच्चों को उसी में दाखिला दिलवा दिया गया और बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अब यह सब जो है बहुत पुराने समय से चला रहा था, बट वही राइट टू एजुकेशन एक्ट जब आया तो वहां पे फुल जो है वो सपोर्ट करने लगा, फुल सपोर्ट करने लगा, और वो जो है वो कहने लगा कि भाई इनको भी सुविधा देनी चाहिए, तो देनी चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं जो है वो किसमें आती है, मेन स्ट्रीम स्कूल में आती है। अब बात करते हैं समेकित विद्यालय की, यहां तक समझ आ गया, तो समेकित विद्यालय में जाते हैं। अब समेकित विद्यालय क्या कहता है, यही विद्यालय है यहाँ पे भी, यही विद्यालय यहाँ पे भी, यहाँ पे इसमें कॉन्सेप्ट क्या बदल क्या गया कि इसमें जो है हमने यही सेम विद्यालय, हम इसी को उठा करके यहाँ लेके आते हैं, यही विद्यालय को उठा करके यहाँ लेके आते हैं। फर्क क्या है, फर्क ये है कि विद्यालय वही है, यहाँ पे हमने बच्चों को दाखिला दिया, दाखिला यहाँ भी दे रहे थे, दाखिला यहाँ दिया, हम उसको सपोर्ट देने के लिए एक व्यवस्था बना दी। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पे हम सपोर्ट देने के लिए व्यवस्था बना दिए। व्यवस्था बना दी किसकी, तो रिसोर्स रूम की, रिसोर्स टीचरों की, इटिनरेंट टीचरों की, सारे टीचरों की हमने यहाँ पे व्यवस्था बना दी। तो नियमित विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जोड़ा गया, जोड़ करके क्या किया गया, विशेष शिक्षकों के जरिए, घुमंतु शिक्षकों के जरिए, संसाधन शिक्षकों के जरिए अपने अनुभव जो है वो बच्चों के साथ में लोग शेयर करते हैं। जहां बच्चे को प्रॉब्लम आती है, जहां उनको प्रॉब्लम आती है, उन प्रॉब्लम को दूर करते हैं और बच्चों को जोड़ करके पढ़ाते हैं। इससे फायदा क्या होता है, बच्चों को क्या फायदा होता है, तो बच्चों का सामाजिक विकास होता है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है, बच्चों का मनोवैज्ञानिक विकास होता है, बच्चों का जो है सब विकास होता है, क्योंकि सामान्य बच्चों के साथ मिलकर के पढ़ते हैं, ये बच्चे यहाँ पे आके पढ़ते हैं। अब पढ़ने के बाद ये बात करी जा रही है कि यह आया कब, तो आया ये आईडीसी प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। 1975 में जो है इसका पीआईडी के रूप में इसका पहले लॉन्च हुआ, तो उसी समय से फिर यह गवर्नमेंट इसको प्रोजेक्ट देने लगी, तो आईटी टीचर भर्ती होने लगे, रिसोर्स टीचर भर्ती होने लगे, संसाधन की व्यवस्थाएं होने लगी, बच्चों को यहाँ स्कूलों को दिया जाने लगा, गवर्नमेंट स्कूलों को इसको दिया जाने लगा कि भाई अपने यहाँ एक संसाधन बनाओ, संसाधन कक्ष उसी में रख दो और बच्चों को सपोर्ट करो, सारे बच्चे कोई भी इधर उधर नहीं जाने चाहिए। यह और तब सुदृढ़ हो गया जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, वह तब और व्यवस्था बन गई। जब एसएसए में भी इसको शामिल किया गया, एसएसए ने तो और भी क्रांति ला दी, एसएसए ने, सर्व शिक्षा अभियान ने इस चीज को सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसको मर्ज कर दिया गया, आईडीसी को सर्व शिक्षा अभियान के तहत मर्ज कर दिया गया, तो सर्व शिक्षा अभियान और अच्छी तरह से काम करने लगा। अब सर्व शिक्षा अभियान के बाद जब राइट टू एजुकेशन आया तो वहां पे फिर तो राइट टू एजुकेशन एक्ट में तो इसको हटा ही दिया गया, ये समेकित को हटा दिया गया, फिर समावेशित को लाया गया कि समावेशित होना चाहिए, समेकित की जरूरत नहीं है, समावेशित लाया जाए। समावेशित का कॉन्सेप्ट मैं कल बताऊंगा वो कैसे होता है, उसकी चर्चा मैं कल करूंगा, अभी इतना समझ लीजिए। अब इसको जो है बात करी गई कि यह 2 3 4 रूपों में जाना गया इसको, कि एक फुल्ली इंटीग्रेशन 1, फुल्ली इंटीग्रेशन 2, पार्शियली इंटीग्रेशन 1 और पार्शियली इंटीग्रेशन 2। जो फुल्ली इंटीग्रेशन 1 और 2 है वह इससे समेकित से जो बिलोंग करता है, इसको मुख्य धारा से, मेन स्ट्रीम से जो बिलोंग करता है। जो ये पार्शियली इंटीग्रेशन है वह सेग्रीगेशन से बिलोंग करता है, वह सेग्रीगेशन से बिलोंग करता है। वह कैसे करता है, यहाँ पे बात करें तो जो इंटीग्रेशन है, वह इंटीग्रेशन मतलब क्या कि बच्चा उसी स्कूल में पढ़ेगा, मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ेगा, बट यहाँ पे सपोर्ट पहले वाले में बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, कोई व्यवस्था नहीं होगी, बच्चे को आना है, अपने हिसाब से पढ़ना है, जहां बच्चा सारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चा यहाँ भी पढ़ेगा। तो फुल इंटीग्रेशन 1 में बात कही गई।
वही बात करी गई फुल्ली इंटीग्रेशन 2 में। तो फुल्ली इंटीग्रेशन 2 में बच्चा आएगा, उसका दाखिला दिया जाएगा, बट यहाँ पे बच्चे को सपोर्ट दिया जाएगा। सपोर्ट कैसा दिया जाएगा? तो रिसोर्स रूम के रूप में बच्चे को जहां तकलीफ होगी मैथ में, बच्चे को जहां तकलीफ होगी साइंस में, बच्चे को जहां तकलीफ होगी रीडिंग में, तो यहाँ पे जो टीचर है, जो जनरल स्पेशलिस्ट टीचर है, वो तो पढ़ाएंगे, साथ साथ में जो है स्पेशल एजुकेटर आकर के खास उन बच्चों का, हियरिंग इंपेयर बच्चों का है तो वो आएगा, विजुअल इंपेयरमेंट बच्चों का तो वो आएगा, जो रिसोर्स टीचर है वो आएगा, रिसोर्स संसाधन कक्ष में लेके जाएगा और उसको सपोर्ट देगा। तो ये हुआ फुली इंटीग्रेशन 2 में। अब बात करते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन 1 की, तो इसको वापस एक बार ध्यान से समझिएगा। पार्शियल इंटीग्रेशन 1 में बच्चे कौन होते हैं? बच्चे कहां पढ़ते हैं? सेग्रीगेटेड स्कूल में पढ़ते हैं, यानी सामान्य स्कूल में पढ़ते हैं। उनको शामिल किया जाता है थोड़े समय के लिए, जहां जहां समस्या होती है शामिल होता है, तो उसको ला करके ये इंटीग्रेटेड स्कूल में लाया जाता है, पढ़ता है यहाँ पे है, और सपोर्ट इसका दोनों जगहों से ताल्लुकात होता है, यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से ताल्लुकात होता है, वो सामान्य बच्चों के साथ में आकर के मिलता है। सामान्य शिक्षक भी यहाँ समझाता है, यहाँ पे जो विशेष शिक्षक है वो भी समझाता है, समझा करके इसको जो है इंटीग्रेट करने का काम होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? पार्शियली, यानी थोड़ा सा ही इंटीग्रेशन है, पूरा इंटीग्रेशन नहीं है। जब बात करते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन 2 की, तो पार्शियल इंटीग्रेशन 2 में क्या होता है? यहाँ पे बच्चे को शामिल तो किया जाता है, बट यहाँ पे बच्चा थोड़े समय के लिए आता है, यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह को सीखने के लिए बच्चा यहाँ पे आता है। तो ये हुआ क्या? पार्शियल इंटीग्रेशन 2। अब बात करते हैं सेग्रीग्रेशन की। तो सेग्रीग्रेशन क्या है? टोटल स्पेशल स्कूल, जहाँ पे विशेष बच्चे, विशेष विद्यालय, विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर, विशेष पाठ्यक्रम, विशेष मेथड, सब कुछ विशेष है, उन विशेष आधार पे बच्चों को पढ़ाना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पूरी, ये उसी में आया, एक फुल्ली सेग्रीगेटेड और एक पार्शियली सेग्रीगेटेड। तो फुल्ली सेग्रीगेटेड जहां पूरा का पूरा व्यवस्था ही वही हो, स्पेशल स्कूल की हो। पार्शियली सेग्रीगेटेड क्या है? पूरी व्यवस्था होती तो है, साथ साथ में वहां पे जनरल बच्चों को भी लाया जाता है, तो वो होती है पार्शियली जो है सेग्रीगेटेड। ये पूरा कॉन्सेप्ट था, आपको मैंने समझाया। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो मैसेज करिए, तो हम मिटाएं, हम आगे चले, भी हमारा एक कॉन्सेप्ट और सिखाना है। अगर आ गया हो तो हम आगे चले, हमको एक कॉन्सेप्ट और सिखाना है। मैसेज मैसेज मैसेज। चलिए, तो अब यहाँ से हम बात करेंगे लाभ क्या है, क्योंकि ये आज चैप्टर इसका खत्म हो जाए। लाभ की बात कर लेते हैं। लाभ किसकी बात करेंगे? इंटीग्रेशन की बात हमको करना है, इंटीग्रेशन ही चल रहा है, तो इंटीग्रेशन के लाभ समझ लेते हैं। तो अब यहाँ से लाभ की बात करेंगे। सबसे पहली लाभ जो है, बच्चों को क्या होगा? बच्चे जब दिव्यांग बच्चों के साथ, सामान्य बच्चों के साथ जब दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका एक बड़ा लाभ होता है कि उनको सामाजिक सपोर्ट मिलता है, उनके पास भाषा का इनपुट ज्यादा मिल जाता है। बच्चे अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे उनको भाषा का इनपुट मिलता है, अलग अलग प्रकार से बच्चों से मिलते हैं, उनका मनोवैज्ञानिक भी जो है बहुत अच्छा होता है। ये सब सुविधाएं उनको जो है वो मिलने लगती है। तो चलिए लाभ की बात कर लेते हैं। लाभ क्या है? जो मतलब है समेकन के लाभ। समेकन के लाभ क्या है उसको चर्चा कर लेते हैं। समेकन का पहला लाभ जो है, पहले लाभ की चर्चा करते हैं। यहाँ पे हेल्दी एनवायरनमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, वृद्धि और विकास के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए स्वस्थ वातावरण मिलता है, स्वस्थ वातावरण मिलता है। इसके जरिए, यह समेकन के जरिए, अगर हम समेकन करते हैं तो बच्चों को वृद्धि और विकास के लिए स्वस्थ वातावरण मिलता है। क्यों? यहाँ पे एक ही जगह पे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सामान्य बच्चा भी पढ़ रहा है, विशेष बच्चा भी पढ़ रहा है, उसको सभी लोग सपोर्ट दे रहे हैं, तो उसको पूरा का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। पूरा बच्चे जो है, बच्चा वो रीडिंग में भी समझ रहा है, राइटिंग में भी समझ रहा है, मैथ भी समझ रहा है, अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट भी हैं, सारी व्यवस्थाएं उसको मिल रही है कैसी जगह पे, तो बच्चे को पूरा का पूरा स्वस्थ वातावरण मिलता है। अगर लोग स्वीकार करें, शिक्षक ने स्वीकार कर लिया, बच्चों ने स्वीकार कर लिया, तो स्वस्थ वातावरण उसको मिलेगा, पहला। दूसरा, दूसरा क्या है? उसको जो साइकोलॉजिकल बैरियर है वह सेग्रीग्रेशन का, कि बच्चे इसको खाली यहीं तक रहना है, जो हमने सेग्रीग्रेशन की बात करी थी कि बच्चा खाली विशेष विद्यालय में ही रहेगा, नहीं हम तो विशेष विद्यालय में जाएंगे तभी हम पढ़ पाएंगे। तो ये ऐसा जो मनोवैज्ञानिक दबाव है, जो मनोवैज्ञानिक बाधा है, मनोवैज्ञानिक बाधा किसकी? तो विशेष विद्यालय की, विशेष विद्यालय की
मनोवैज्ञानिक बाधा दूर होती है, मनोवैज्ञानिक बाधा दूर होती है। कि बच्चा खाली विशेष विद्यालय में ही पढ़ पाएगा, विशेष विद्यालय में रहेगा तभी वहां पे सीख पाएगा, इसको स्पेशल एजुकेटर होगा तभी सिखा पाएगा, इसको इंटरप्रीटर होगा तभी सिखा पाएगा, इसको ब्रेल पढ़ने वाला होगा तो वही सिखा पाएगा, नहीं, यह बाधा इसकी दूर होती है, इसको दूर किया जाता है, इसको रिमूव किया जाता है। तो ये एक पॉइंट ये भी है। और क्या है, और है कि यहाँ पे बच्चे को एक हेल्दी भाषा और संप्रेषण करने के लिए एक हेल्दी वातावरण मिलता है एवं संप्रेषण विकास के लिए, भाषा एवं संप्रेषण विकास के लिए स्वस्थ वातावरण मिलता है। भाषा एवं संप्रेषण विकास के लिए स्वस्थ वातावरण मिलता है। ये हो गया। बच्चे को क्या है, बच्चे की स्पीच इंटेलिजिबिलिटी बढ़ती है, बच्चे की स्पीच इंटेलिजिबिलिटी मतलब उसकी वाक बौद्धिकता, बच्चा ज्यादा बोलने लगता है, खेल में जाएगा वहां भी बोलेगा, बच्चा वहां जाएगा, हर जगह पे, चाहे वह इंटेलेक्चुअल बच्चे की बात कर ले, चाहे हियरिंग पेड बच्चे की बात कर ले, चाहे बच्चे की बात कर ले, जितना वह बच्चों के साथ बोलेगा तो उसको अलग अलग प्रकार की भाषा आएगी। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि खमागड़ी, खमागड़ी मैं बात करूं कि जैसे मुझे राजस्थानी की उतनी भाषा तो नहीं आती, मारवाड़ी में उतनी भाषा नहीं आती है, तो थोड़ी बहुत आती है। जैसे मैं कहूँ खमागड़ी की करे कोनी, अब ये मुझे मतलब ये की करे कोनी, मुझे इसका अर्थ खुद को पता नहीं है कि क्या होता है इसका मतलब, बट ये मैं आप लोगों के साथ में रहते रहते थोड़ा बहुत सीख गया हूं। वही गुजराती की बात करें तो गुजराती की जो डायलेक्ट है वो मेरे को पूरी पूरी आती है, पूरी पूरी आती है। क्यों, कैसे आई, क्यों मैं यहाँ पे रहते रहते मैं सीखा। तो अब ये यहाँ पे रहते रहते हम जब अगर खाली हम सेग्रीगेट होते, खाली हम अपने ही इलाके में होते, हम खाली मारवाड़ी इलाके में होते या हम खाली वही अपने इलाके में होते, तो अपने इलाके में खाली हम अपनी ही बात सीख पाते। जबकि हम जब हम इंटीग्रेट हुए तो हमको भाषा संप्रेषण का भी अवसर हमको मिला, ये भी अवसर बच्चे को मिलता है। वही क्या होता है कि बच्चे को मतलब क्या वाणी बोधगम्यता, वाणी बोधगम्यता का विकास होता है, ये फायदा ये भी है। और क्या फायदा है, और फायदे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे बच्चे को एक कम्पिटिटिव स्पिरिट मिलती है। कम्पिटिटिव मतलब कि बच्चे को प्रतियोगिता प्रतियोगिता बच्चों के साथ में यानी स्पर्धा, स्पर्धात्मक जो है एक स्पिरिट उसको मिलती है, वह लगातार स्पर्धा करने के चक्कर में पड़ता है लोगों से। तो स्पर्धात्मक भावना, स्पर्धात्मक भावना का विकास हो रहा है। और क्या होता है, स्पर्धात्मक भावना का विकास होता है, साथ साथ में बच्चा जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट से जाकर के मिलता है और ज्ञान प्राप्त करता है, विषय विशेषज्ञ से, विषय विशेषज्ञ से ज्ञान प्राप्त करता है, विषय विशेषज्ञ से ज्ञान प्राप्त करता है। और क्या करता है, तो यहाँ पे जो है वह उसका बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट, बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पे बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे, तो मैंने आपको बताया था कि बच्चे का जो है सामाजिक विकास, मानसिक विकास, सभी विकास जो यहाँ पे होता है, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। किसकी वजह से, समेकन की वजह से। बच्चे को अगर समेकन करेंगे, समेकित करेंगे तो इतना सारा बच्चे को लाभ होगा। बच्चे का इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिकल फायदा होता है। ये क्या है, वित्तीय बचत होती है, वित्तीय बचत होती है। नहीं तो क्या अलग से स्पेशल स्कूल खोलो, वहां पे स्पेशल एजुकेटरों की भर्ती करो तो ज्यादा पैसा और लगेगा, तो इसे वित्तीय बचत होती है। ये कई जगह पे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो वित्तीय बचत भी हो रही है, साथ साथ में ज्यादा हायर एजुकेशन, बच्चों को हायर एजुकेशन लेने में अपॉर्चुनिटी मिलती है, उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलता है बच्चों को। अब बच्चा जितना मेन स्ट्रीम स्कूल में जाएगा, इंटीग्रेट होगा, तो वहां पे बच्चे का उतना ही विकास होगा, बच्चे का उतना ही विकास होगा, और बच्चा जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित होगा, क्योंकि सारा बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है, तो बच्चा आगे जाकर के हायर एजुकेशन ले सकता है। बच्चा जो है वो एक समावेशी समाज में जाकर के घुल मिल सकता है, समावेशी समाज में घुलने मिलने का अवसर मिलता है, ये मिलने का अवसर मिलता है। तो ये थे क्या इसके लाभ। चलिए कुछ हानियां देख लेते हैं, इसके अलावा कुछ हानियां है, हानियों की भी चर्चा कर लेते हैं। क्या हानियां हो सकती हैं, लाभ है तो हानियां जरूर होंगी।
लाभ है तो हानियां जरूर होंगी। चलिए हानियों को देख लेते हैं, हानियों को हम यही चर्चा कर लेते हैं इतने में। हानियां क्या है समेकन से? हानि, समेकन से हानि क्या है? तो पहली हानि जो है इसके लिए, सबसे पहली हानि है कि यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जो डीमेरिट है इसका, कि यहाँ पे टीचर और बच्चों का रेशियो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है तो उतना फोकस नहीं कर पाते टीचर। तो क्या है कि टीचर चाइल्ड रेशियो, शिक्षक छात्र शिक्षक अनुपात ज्यादा होता है। दूसरा क्या हो सकता है, तो टीचरों के बीच में एटीट्यूडनल बैरियर होता है। टीचरों के बीच में एटीट्यूडनल बैरियर होता है। तो एटीट्यूडनल बैरियर क्या, हम इसको कैसे स्वीकार करें? हम पढ़ा पाएंगे? ये मेरा काम नहीं है, मैं तो मैथ का टीचर हूँ, मैं तो साइंस का टीचर हूँ, मैं क्यों पढ़ाऊं? मैं नहीं पढ़ाना भाई, वो बोलेगा, वो टीचर आएंगे ना उसके रिसोर्स टीचर, तो पढ़ाएंगे। तो एटीट्यूडनल बैरियर होता है बच्चों के अंदर में, टीचर के अंदर में एटीट्यूडनल बैरियर होता है, वो भी जो है यहाँ पे आ जाती है। और विवृत्ति, और क्या, बच्चों के अंदर में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है। आत्मविमोह, आत्मविमोह की भावना, आत्मविमोह की भावना भी बच्चे के अंदर में आ जाती है। और क्या, एकॉस्टिक वातावरण नहीं मिल पाता है बच्चे को, एकॉस्टिक वातावरण नहीं मिल पाता है, यानी बाधा मुक्त, बाधा मुक्त वातावरण नहीं हो पाता है। ये उसकी क्या है, हानियां है कि शिक्षक जो है, शिक्षक छात्र का अनुपात ज्यादा होता है, और विपरीत टीचरों का एटीट्यूड जो है वो निगेटिव होता है, इसलिए स्वीकारते नहीं है। बच्चा जो है वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, आत्मविमोह की भावना बच्चे के अंदर में आ जाती है, और बाधा मुक्त वातावरण भी ये होता है, जिस वजह से कि यह इसका फायदा नहीं हो पाता है। ये थे इसके क्या डिसएडवांटेज। तो यहाँ थे डिसएडवांटेज। अब बात कर लेते हैं कुछ मॉडल्स। मॉडल्स क्या है, वो मॉडल्स भी फेमस है। जो मॉडल्स है, कुछ मॉडल्स की समझ लेते हैं। यहीं पे मैं लिख देता हूँ कुछ मॉडल्स, दिखेगा नहीं दिखेगा, चलिए तो इसको मिटा करके मॉडल्स की चर्चा कर लेता हूँ। मॉडल्स क्या है? मॉडल दो ही है, दो मॉडल है, एक है इटिनरेंट मॉडल और दूसरा है रिसोर्स मॉडल। अमेरिकन के दो मॉडल है, एक है इटिनरेंट मॉडल, दूसरा है मतलब रिसोर्स, रिसोर्स रूम की व्यवस्था करनी है, और जो है इटिनरेंट स्कूल की व्यवस्था करनी है। दो मॉडल खास बहुत फेमस है। मॉडल्स ऑफ इंटीग्रेशन, मॉडल्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? तो पहला है, पहला मॉडल है जो जिसको कहते हैं रिसोर्स यूनिट मॉडल, जिसको कहते हैं रिसोर्स यूनिट मॉडल। रिसोर्स यूनिट मॉडल, अब ये रिसोर्स यूनिट मॉडल क्या है कि यही जो ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम के बाहर जो ये रिसोर्स रूम बनाया गया, ये जो रिसोर्स रूम बनाया गया जहाँ पे व्यवस्था रखी गई, इसी को कहते हैं क्या, यहाँ पे ये रिसोर्स रूम, ये एक मॉडल है कि यहाँ पे यही इसका फायदा करता है, रिसोर्स रूम जो है फायदा करता है, इसलिए इसको कहते हैं क्या, रिसोर्स यूनिट मॉडल। दूसरा, दूसरा जो है वो कहता है कि इटिनरेंट टीचर मॉडल। इटिनरेंट टीचर मॉडल, इटिनरेंट टीचर मॉडल मतलब क्या, यहाँ पे जो सपोर्ट देने वाला होगा, ये जो आईटी टीचर है, आईटी टीचर है, वीक में, वीक में एक बार जाएंगे, वीक में एक बार जाकर के इनको समझाएंगे। तो ये भी एक मॉडल जो है फेमस हुआ, इनको इनको जो है वो अपॉइंट करना कॉन्ट्रेक्चुअल रूप में, और इनको ट्रेन करना, ट्रेन करके जो है ये जाकर के इन बच्चों को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से जो है ये जो हमारा इंटीग्रेशन है वो सक्सेस होगा, इंटीग्रेशन सक्सेस होगा। तो इस तरह से बहुत सालों तक चला, जबकि अब ये खत्म, ये इंटीग्रेशन भी वह जो है अब बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। अब क्या आया है, अब आया है इंक्लूसिव का कॉन्सेप्ट आया है, समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया, समावेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे समावेशन क्या है, वह कैसे है, किस प्रकार से है, तो समावेशन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ तक ये भी अब इतना बहुत ज्यादा चलता नहीं है, उतनी इसकी स्कोप नहीं है। तो अब जो है एक ही विद्यालय में, एक ही ऐसी जगह पे हो जहाँ पे मल्टी मल्टी टैलेंटेड, मल्टी रिसोर्स, मल्टी व्यवस्था करी जाए, और वहाँ पे सारे मल्टी कैटेगरी के बच्चे जो है एक ही जगह पे आकर के बच्चे पढ़े, वहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्था बनाना वो होता है क्या, वो होता है मतलब समावेशी विद्यालय या इंक्लूसिव स्कूल। तो इंक्लूसिव स्कूल के बारे में हम पढ़ेंगे कल से, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने आपको समावेशन के बारे में, मतलब ये समेकन के बारे में मैंने आपको बताया, समेकन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, सेग्रीगेशन क्या है, और मेन स्ट्रीमिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको समझाया। चलिए यहाँ तक हो गया। अगर किसी को कोई प्रश्न होगा तो हमसे पूछ सकता है।
मैंने आपको उसके लाभ भी बताए, हानियां भी बताए, मॉडल भी बता दिए। तो यहां से हम कुछ ले लेते हैं प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं।